गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऐसा है, हम लोग देख रहे थे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसमें हमने कुछ कुछ क्या सभी देख चुके हैं लगभग जितना अपने कोर्स में है, और सिर्फ थोड़ा सा पॉइंट बचा हुआ है। और आज फिर अपनी कक्षा ख़त्म हो जाएगी और फिर हम मिलेंगे जब आप ऑफिशियली सीए इंटर में आ जाएंगे। तो हाँ, कुछ दिन बाद। अब वो कुछ दिन कितने होते हैं तो वो आपको बाद में बताया जाएगा। तो कुछ ही दिन रहेंगे, 7 8 दिन नहीं, 16 से। अभी एकदम नहीं, एकदम तय नहीं है। थोड़ा था ऐसा सोच रहे थे 16 से, बट ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस तो पवन सर जैसे आज क्लास नहीं ले पाए, तो वैसे ही 16 को भी शायद वो भी नहीं रहेंगे, मैं भी नहीं रहूँगा, तो इसीलिए 16 को मैं तो नहीं छूँ, तो इसीलिए शायद 1 2 दिन आगे तो 16 या 19 जो भी रहेगा आपको बताया जाएगा। तो ऑफिशियली इसीलिए अभी हम लोग अनाउंस नहीं कर रहे। तो 16 या 19 में से कोई एक डेट रहेगी, क्योंकि 16 को नहीं लेंगे, अगर 17 को लेंगे तो फिर सैटरडे संडे आएगा, कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए फिर 16 या फिर 19 से होगी। सो 16 को हुई भी तो मेरी क्लास नहीं रहेगी फिर। ठीक है। सो अभी ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं किया है, आपको बता दिया जाएगा। एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। अब डेफिनेशंस नहीं देखते क्योंकि आगे हम बहुत डीप में देख ही रहे हैं। तो हमने देखा सबसे पहले तो रेसिडेंशियल स्टेटस। आज हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे जो कि क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं, तो इससे आपका ये कॉन्सेप्ट फिर से रिफ्रेश हो जाएगा। वैसे तो आप भूले ही नहीं हैं अभी, तो भूले नहीं हैं तो रिफ्रेश होने की बात नहीं आती, बट फिर भी देख लेंगे एक बार। तो 182 डेज कम से कम, 182 डेज से ज़्यादा कम से कम उसने भारत में मौजूद होना चाहिए पिछले साल, तो उसको हम रेसिडेंट बोलते हैं। फिर अगर वो भारत के बाहर जा रहा है बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट या फिर अनसर्टन पीरियड के लिए, तो वो रेसिडेंट नहीं कहलाएगा, भले पिछले साल वो था फिर भी नहीं। ठीक है। फिर वैसे ही अगर वो अदरवाइज देन इन 3 पर्पज़ के लिए भारत आया है, तो अगेन वो रेसिडेंट नहीं कहलाएगा, भले ही वो 182 दिन से ज़्यादा रहे तो भी नहीं। फिर ब्रांच वगैरह के लिए अलग रूल था, वो हमने देखे थे। अगर वो ब्रांच कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है, रेसिडेंट इन इंडिया है, तो फिर वो भारत की रेसिडेंट मानी जाती है। तो इसके ऊपर और चर्चा करेंगे आज। ये जो क्वेश्चंस देखे थे हमने, ये क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन बैंक में भी दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन बैंक में आप देखोगे कि यही क्वेश्चंस है, थोड़े बहुत नाम वगैरह चेंज करके ये भी क्वेश्चंस वैसे के वैसे आपको देखने को मिलेंगे। फिर सेक्शन 3 पढ़ा था हमने, जिसमें डील करना अलाउड नहीं है फॉरेन एक्सचेंज में जब तक आप ऑथराइज पर्सन के थ्रू डील नहीं करोगे, पहला पॉइंट। दूसरा, आप पेमेंट नहीं कर सकते टू और ऑन बिहाफ ऑफ फॉर द क्रेडिट ऑफ एनी नॉन रेसिडेंट। वैसे ही आप पैसा रिसीव नहीं कर सकते अदरवाइज थ्रू एन ऑथराइज पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अ नॉन रेसिडेंट। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक इनवर्ड रेमिटेंस का डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य होता है। एंड आप हवाला ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, दैट मीन्स ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें आप यहाँ से पैसा दे रहे हैं और बाहर किसी का कोई एसेट क्रिएट हो रहा है, किसी भी व्यक्ति का, एनी पर्सन। सो किसी भी व्यक्ति का अगर एसेट क्रिएट हो रहा है भारत के बाहर, तो वह हवाला ट्रांजेक्शन्स में कवर होता है। फिर सेक्शन 4 अगेन मना करता है कि कोई भी व्यक्ति रेसिडेंट इन इंडिया ये अक्वायर, होल्ड, ओन, पोजेस, ट्रांसफर नहीं कर सकता फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी और इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। फिर हमने देखा करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स। इसमें हमने देखा पहले तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स को अच्छे से डिफाइन किया हमने। हमने देखा कि भले ही वो कैपिटल एसेट से रिलेटेड है तो ज़रूरी नहीं होता कि वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन हो, भले ही वो कैपिटल एसेट से रिलेटेड है, बट अगर इसमें कोई एसेट लायबिलिटी नहीं क्रिएट हो रही है इंडियन रेसिडेंट की बाहर, एंड बाहर वाले की भारत में कोई एसेट लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही, तो ऐसे केस में करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। जैसे हमने मशीन खरीदे, पेमेंट कर दिया, तो ना इसका कोई एसेट लायबिलिटी क्रिएट हुई भारत में, ना इसकी भारत के बाहर कोई एसेट लायबिलिटी क्रिएट हुई, तो ऐसे केस में ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। अगर क्रेडिट पीरियड भी होगा, छोटा मोटा लोन दिया गया होगा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग फाइनेंस होगा, क्रेडिट फैसिलिटी हो गया, तो ये भी फिर भी करंट अकाउंट में ही कवर होगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन बोलती है शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अगर आपको मिलती है तो भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है, इवन दो लायबिलिटी क्रिएट होती है भारत के बाहर। फिर जनरल रूल बताया था मैंने कि करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस आर फ्रीली परमिटेड अनलेस स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड, एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस आर प्रोहिबिटेड अनलेस स्पेसिफिकली और जनरली परमिटेड। फिर हमने देखा शेड्यूल 1, इसमें हमने देखा था रेमिटेंस ऑफ लॉटरी, ये प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन है। इसमें से ये वाले पॉइंट पे बहुत क्वेश्चन आते हैं लॉटरी वाले के ऊपर, बाकी इनके ऊपर जनरली क्वेश्चन नहीं आते, बट फिर भी अब आपके लेवल पे क्या आएगा क्या नहीं आएगा बता नहीं सकते, क्योंकि आपको आधा ही कोर्स है, तो आधा है इसका मतलब ये भी आ सकते हैं आपको। ठीक है। तो जनरली फर्स्ट पॉइंट पे क्वेश्चन आता है, फोर्थ पॉइंट पे आता है,
डिविडेंड बैलेंसिंग पे नहीं पूछा जाता क्योंकि अब उसकी रिक्वायरमेंट ही खत्म हो चुकी है, भले ही थेरोटिकली लिखा हुआ है लेकिन इस पे क्वेश्चन अभी नहीं देखा जाता है। फिर क्रेडिट रूट वाले पे आता है, कॉल बैक सर्विसेज पे आता है, इस पे भी क्वेश्चन नहीं आता। तो आपको वैसे इंपॉर्टेंट अगर देखें तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, खतरनाक इंपॉर्टेंट, दूसरे तीसरे भी पढ़ लेना चाहिए, चौथा अगेन खतरनाक इंपॉर्टेंट है, पांचवे का कोई मकसद नहीं रहा अब, सो चांस बहुत कम है। मैं ये नहीं बोल रहा इसको पढ़ के नहीं जाना, रीड तो एक बार पूरा करना ही चाहिए, ठीक है, बट ये जो एकदम इंपॉर्टेंट वाले हैं वो तो एकदम याद होना चाहिए आपको। जैसे 6 पॉइंट इंक्लूडिंग ये जो टी एंड टोबैको है, ध्यान रखना टी और टोबैको ही चाहिए, कॉफ़ी वॉफ़ी नहीं है, सिर्फ टी एंड टोबैको। ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप आगे चल के कन्फ्यूज़ हो सकते हो, जब आप आगे इनकम टैक्स में पढ़ोगे वहाँ पे टी और कॉफ़ी के लिए अलग रूल्स है, फिर रबर के लिए अलग रूल्स है, ऐसे अलग अलग रूल्स होते हैं। तो वहाँ टी और कॉफ़ी रहता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत कर देना, यहाँ भी टी एंड कॉफ़ी होगा, सिर्फ टी का एक्सपोर्ट है, कॉफ़ी का नहीं, ठीक है। और कॉल बैक सर्विसेज वाले पे भी सवाल पूछे जाते हैं, भले ही आप वो यूज़ नहीं करते बट पूछते हैं, बाकी इस पे भी क्वेश्चन नहीं आता। शेड्यूल 2 वाले ट्रांजेक्शन्स में कल्चरल टूर्स में क्वेश्चंस आते हैं, ये गवर्नमेंट वाले पे क्वेश्चंस कम देखे गए हैं बट पढ़ के ज़रूर जाना है आपने। ये मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट वाले पे क्वेश्चन नहीं चाहे हैं, इवन फाइनल लेवल पे भी इस पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो फाइनल पे ही था अभी तक, तो अभी आपके लेवल पे क्या आएगा बता नहीं सकते, बट फाइनल लेवल में इन पे क्वेश्चन नहीं आते थे, ठीक है। बट आपके लेवल पे क्योंकि कोर्स ही लिमिटेड है अदर लॉस का, तो शायद इन पे भी क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है। फिर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर पे भी नहीं पूछे जाते, इस पे आता है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की परमिशन, अगर आप टीवी चैनल चलाते हैं और आप पेमेंट करते हैं ऑफ हायरिंग चार्जेस फॉर ट्रांसपोंडर्स, उसी प्रकार से अगर आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स करके कर रहे हैं एंड हायरिंग चार्जेस पे कर रहे हैं ट्रांसपोंडर्स के, तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी से आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, इसके ऊपर फिर नहीं आता है। जितने भी ये जो है सरफेस ट्रांसपोर्ट वाली मिनिस्ट्री, इसके नहीं दिखते हैं क्वेश्चंस, वैसे अब वो मिनिस्ट्री खत्म हो चुकी है, जैसा मैंने आपको बताया वो अलग मिनिस्ट्री हो गई, वो रिकॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ शिप पोर्ट एंड वाटरवेज हो गया है वो, ठीक है। फिर इस पे भी क्वेश्चन जनरली देखे नहीं गए बट पढ़ के तो जाना ही है सब, इस पे भी नहीं देखे गए, तो ये वाले इसमें जनरली ये 2 पॉइंट पे लगातार काफ़ी बार क्वेश्चंस आते रहते हैं। शेड्यूल 3 एकदम सिंपल है, इस पे आपको बेसिक क्वेश्चन आता है, एक तो ये वाला कनेक्शन विथ मेडिकल ट्रीटमेंट एंड दूसरा आता है स्टडीज अब्रॉड। तो ये दोनों में वैसे तो 2.5 लाख की लिमिट है, लेकिन 2.5 लाख की लिमिट भी नहीं लगती अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट होगा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एसोसिएशन। जैसे हॉस्पिटल से आपने एक एस्टिमेट ले लिया कि ये सर्जरी का आपको $3 लाख लगेगा, अब $3 लाख बोला है तो फिर आपको 2.5 लाख की लिमिट भी नहीं लगेगी, 3 लाख तक यू कैन विड्रॉ विदाउट द परमिशन, ठीक है। तो ये अपन ने देखे थे, तो ये 2 पे क्वेश्चन जनरली आते हैं, इमिग्रेशन वगैरह पे नहीं पूछते हैं, बाकी गिफ्ट डोनेशन भी कभी पूछा जा सकता है। तो गिफ्ट डोनेशन करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में है, वैसे यहाँ पे आप देखोगे ये करेंट अकाउंट का शेड्यूल है, तो वैसे दोनों प्रकार के गिफ्ट होते हैं, जनरली ज़्यादातर गिफ्ट्स आप देखोगे कि जो करेंट अकाउंट में कवर होंगे, बाकी अगर ऐसे गिफ्ट्स है जिसमें भारत के बाहर आपको कोई एसेट क्रिएट हो रहा है तो वो फिर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में कवर होंगे, ठीक है। तो क्या गिफ्ट हो रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसे गोल्ड वगैरह का गिफ्ट है तो वो तो एकदम सिंपल है, वो गोल्ड तो कहीं भी आप खरीदोगे वो एक ही बात है, वहाँ से उठा के यहाँ ला सकते हो, ठीक है। फिर ये वाले पॉइंट पे भी क्वेश्चन आते हैं कि अगर एक व्यक्ति रेसिडेंट है बट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट इन इंडिया है, तो ऐसा व्यक्ति अगर भारत के बाहर गया है काम करने बट भारत में आता है और वो 3 साल से कम पीरियड के लिए आ रहा है, 3 साल से कम क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि नॉट परमानेंटली रेसिडेंट होना चाहिए, और नॉट परमानेंटली रेसिडेंट का डेफिनेशन बताती है हिज पीरियड ऑफ स्टे ड्यूरिंग दैट कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड शैल नॉट एक्सीड 3 ईयर्स। तो 3 साल से कम के लिए आता है तो ही इज अ रेसिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट इन इंडिया, और ऐसे केस में उसको नेट सैलरी भारत के बाहर भेजना अलाउड होता है। नेट सैलरी का मतलब है आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस एंड कंट्रीब्यूशन टू पीएफ और बाकी के जो स्टैट्यूटरी ड्यूज होते हैं वो सब, ठीक है। फिर इसके लिए प्रोसेस क्या लगती है, तो प्रोसेस आपको है नहीं, प्रोसेस वही है जो आपकी लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में लगती है। ये वाले पार्ट पे भी उतने क्वेश्चंस नहीं देखे गए बट फिर भी ये वाला एक इम्पॉर्टेंट है, फ्लैट्स एंड प्लॉट्स वाला, इस पे भी कभी कभी आए हैं फाइनल लेवल पे, कंसल्टेंसी की कोई चार्जेस पे किए इस पे आया है, बाकी ये प्री इनकॉर्पोरेशन पे नहीं आए हैं, और ये डोनेशन वाले पे भी ऐसे कोई खास क्वेश्चन नहीं बने हैं।
फिर ये RFC अकाउंट, EFC अकाउंट, इसमें एग्जाम्पशन होता है, ये MCQ लेवल पे आपको पूछे जा सकते हैं कि अगर आप इन अकाउंट से अगर पेमेंट कर रहे हैं तो आपको फिर कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फिर प्रोसेस पर्पस जो है वो USD एक लिमिटेड अमाउंट दिया है, USD 2.5 लाख का, जो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर करेंट और कैपिटल दोनों के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये दोनों के लिए है, पहले यहाँ पे एक ही लिखा है, फिर आगे जब हम पढ़ते हैं तो दोनों में ये दिया हुआ है। हाँ, ये रूल अपने को देखने को नहीं मिले क्योंकि 2015 के अमेंडमेंट रूल्स आपके ये कोर्स में नहीं आए। शेड्यूल 3 का जो पैरा 1 है वो नहीं है, ठीक है। तो फाइनल लेवल पे था ये पहले, अभी नहीं है, तो इसीलिए ये रूल्स आपको नहीं दिखे, बट जो जनरल 2000 के रूल्स थे वो आपको देखने को मिले। तो जैसा मैंने आपको बोला कि आपको आधा ही है, आधा भी नहीं बोल सकते, तो आपको बहुत कम लेवल पे दिया गया है आपके कोर्स में, ठीक है। तो वैसे तो ये एक ही कानून होता है, ऐसे बहुत सारे और कानून है, जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, तो उसमें भी सब फॉरेन एक्सचेंज की बात है, तो भारत के बाहर आप पैसे कैसे ले जा सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे कानून हैं, अपन अभी सिर्फ एक ही कानून पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, एक FCR है, तो वो भी है, वो फाइनल लेवल पे था बट अब वो हट गया है, अभी भी फाइनल लेवल पे ये है, बट आपको सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल में पढ़ने को मिलेंगे। तो सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल में आपको खुद को फिर वो सेल्फ पढ़ना पड़ेगा और जाके फिर MCQ उसका पेपर होगा ऑनलाइन, वो आपको देना पड़ेगा। तो उसके बाद आप CA फाइनल की मेन एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये बोलने को हम बोल सकते हैं कि 6 ही पेपर रह गए, बट अल्टीमेटली आपको देना तो पूरे 8 पेपर है। तो ये जो 2 पेपर है ये सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल में चले गए हैं, ये देने के बाद आप फाइनल के बाकी 6 पेपर के लिए एलिजिबल रहेंगे। जब तक आप ये क्लियर नहीं करते, इसमें 50% पासिंग रहेगा, जब तक आप ये क्लियर नहीं करोगे तो आप फाइनल के मेन एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। ईजी रहेगा, ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं रहेगा, बट बहुत ईजी भी नहीं होते हैं ये सब एग्जाम्स, ऐसा नहीं एकदम ही हलवा रहती, तो थोड़ी रहती है, हल्की फुल्की डिफिकल्ट होती है। तो आप अगर पढ़ोगे नहीं और जाके सोचोगे अरे MCQ तो है, तो वैसा नहीं होता, पढ़ के आप दोगे तो पास हो जाओगे इजीली, ठीक है। डरा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको सत्य से अवगत करा रहा हूँ। फिर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन हम देख रहे थे, इसमें हमने देखा था सबसे पहले सेक्शन 6(1) ये बोलता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए फॉरेन एक्सचेंज यूज करना चाहता है तो वो कर सकता है थ्रू ऑथराइज पर्सन। फिर सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि RBI रेगुलेशंस लगा सकते हैं जो डेट इंस्ट्रूमेंट है उससे रिलेटेड। तो जो डेट इंस्ट्रूमेंट है उससे रिलेटेड अगर कोई कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है तो उसकी परमिशन RBI देता है, RBI ने रेगुलेशन बनाया है, साथ ही साथ उसकी लिमिट और उसके कंडीशंस। बिल्कुल सिमिलर 2A बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगा जो नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट है उससे रिलेटेड, बट कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर RBI रूल्स बनाएगा तो पहले कंसल्ट करेगा विद सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी तो पहले कंसल्ट करेगी विद RBI, ठीक है। तो ऐसा है। फिर ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है, ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ये मैंने आपको वो काफ़ी डीप में ऐसे समझा दिया। ऐसा एग्जाम्पल रहेगा कि एक फॉरेन रेसिडेंट है सनी, वो भारत के बाहर रहती है, फिर वो भारत में ट्रांसफ़र हो जाती है, यहीं पे रह रही है अब, और अब उसने वहाँ पे जब जॉब कर रही थी या कुछ काम कर रही थी, बिजनेस प्रोफेशन में कुछ पैसा कमाई थी, तो उससे एक प्रॉपर्टी खरीदी है, तो क्या वो प्रॉपर्टी वो रख सकती है क्या? तो आंसर इज़ यस, उसको वो अलाउड रहेगा। फिर वो प्रॉपर्टी को यहाँ पे बेच के यहाँ पैसा भी ला सकती है, और वो प्रॉपर्टी बेच के वहाँ पे एक प्रॉपर्टी लेना है तो ये भी कर सकती है, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी बेच के प्रॉपर्टी ले सकती है। हाँ, लेकिन नई प्रॉपर्टीज अक्वायर करने के लिए फिर वो परमिशन वगैरह लग जाएगी। अगर नई प्रॉपर्टी अक्वायर करना है तो वो नहीं किया जा सकता, वहीं की प्रॉपर्टी है वो बेचे, वो बेच के नहीं अक्वायर किए, ये अलाउड होता है, ठीक है। तो वो दिए ये स्पेसिफिकली यहाँ पे बताया है, ये पूरे एक बार हमने रीड भी किए। फिर ये उसी का अपोजिट था, भारत का व्यक्ति बाहर जा रहा है तो रख सकता है यहाँ प्रॉपर्टी। RBI ब्रांच ओपन करना, रेगुलेट करना, इसकी परमिशन देगी, ये हमने देखा था। फिर डेट इंस्ट्रूमेंट क्या है ये डिफाइन किया था। फिर हमने ट्रांजेक्शन्स देखना चालू किए थे, ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया के लिए परमिनेटेड है। ये वो वाले ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि कैपिटल अकाउंट में कवर होते हैं। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स परमिसिबल फॉर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। इसमें पहला था फॉरेन सिक्योरिटीज खरीदना, इसको रटने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया था कि इसको आप ऐसे ही एक बार पढ़ लोगे तो याद रहेगा। इसमें जनरली ये वाले पार्ट पे क्वेश्चन दिखता है आपको, गारंटी वाले पार्ट पे, ठीक है। ये भी आता है, इंश्योरेंस पॉलिसी का भी पूछते हैं कि एक व्यक्ति है उसने मेडिक्लेम पॉलिसी ले लिया। अब इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूड्स एनी पॉलिसी,
वो मेडिक्लेम हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, कोई भी इंश्योरेंस हो। सो वो स्टॉक का इंश्योरेंस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, भारत के बाहर है तो वहाँ के इसमें भी करेंसी में कर सकता है, फॉरेन करेंसी में। ये दो पे ही मेजर क्वेश्चंस दिखते हैं, बाकी भी पढ़ लेना। ऐसा एकदम रटे रहें ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको एकदम पूरे लाइन से रटे रहें, बट हाँ आपको देखते से समझ जाना चाहिए कि हाँ ये वाले परमिसिबल ट्रांजेक्शन्स है, ठीक है। फिर पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के लिए क्या क्या परमिटेड है, तो ये भी वही सिमिलर है, यहाँ भी गारंटी वाले पॉइंट पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर ट्रांजेक्शन जिस पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते, अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन्स एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एंड साथ ही साथ जो इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं हम किसी लोन की, उसके ऊपर रीपेमेंट ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते, क्योंकि वो तो हमारे वैसे ही ऑब्लिगेशन है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि इसके लिए फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिलेगा, तो वो फ्रीली परमिटेड रहेंगे हमेशा। सो दीज आर ऑलवेज फ्रीली परमिटेड, इसको रोक ही नहीं सकती ना आरबीआई ना सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन्स वही 2.5 लाख की लिमिट है, 2.5 लाख के ऊपर आप ये नहीं कर पाओगे। फिर इसके बाद स्पेसिफिक कहीं कहीं लिमिट है, तो वो लिमिट्स जहाँ दी गई है 2.5 लाख के ऊपर उतना आप कर सकते हो, ठीक है। फिर हमने नॉर्थ कोरिया के बारे में पढ़ा, नॉर्थ कोरिया से आप कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते अप्रैल 2017 के बाद। सो नॉर्थ कोरिया अगर आपके कोई ट्रांजेक्शन होंगे भी किम जोंग जुंग जुंग जो भी है उसके साथ, तो वो ट्रांजेक्शन्स को ख़त्म कर दो, और 180 दिन के अंदर, ये ट्रांजिशनल प्रोविजन था, अब ये कोई काम का नहीं है, इसको हम ट्रांजिशनल बोलते हैं, क्योंकि जब ये ट्रांजिशन होता है तो ऐसा नहीं बोल सकते हम कि अभी के अभी आज के आज सब बेच बाच डालो, तो वहाँ कुछ होगा अगर प्रॉपर्टी तो एक टाइम देना पड़ता है, तो 180 दिन का टाइम दिया गया था, तो विद इन 180 डेज इनको डिस्पोज ऑफ करना है, लिक्विडेट करना है, अगर कोई पेमेंट रिसीव करना है तो उसको सेटल कर लो, पैसा ले लो, दे दो, ये सब निपटाने को बोला गया था 180 दिन के अंदर। और इसके बाद से फिर कोई भी, जब तक के फर्दर कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, तो आप नॉर्थ कोरियन से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। साउथ कोरिया से कर सकते हो, आप जाओ वहाँ बीटीएस वगैरह के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो तो अलाउड रहेगा। आजकल बड़े फ़ैन हैं बच्चे लोग, हाँ वो बीटीएस वगैरह के खतरनाक फ़ैन है, छोटे छोटे बच्चे, वो एकदम ही, एक वो इंस्टाग्राम पे रील देख रहा था मैं, ऐसे देखता हूँ मैं भी कभी कभी, तो रील में वही ऐसे दो बच्चियाँ थी, उनको पूछा गया ऐसे 10वीं वगैरह की होगी, 10th 12th की, कि आप क्या करना चाहते हैं, तो बोलते हम पढ़ना चाहते हैं, तो बोले अच्छा क्यों, तो बोले जॉब करना चाहते हैं, तो कहाँ जॉब करना चाहते हो बोले, तो बोले हम साउथ कोरिया जाके जॉब करना चाहते हैं, तो बोले क्यों, तो बोलते वी आर बीटीएस आर्मी, कुछ भी तो बारिश है, यानी कुछ भी करते। सो ये अपन लोग जाना चाहेंगे, लेकिन वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते अपने को, तो वहाँ पे भेदभाव बहुत है, रंग के माध्यम से बहुत भेदभाव है, तो उन लोग अपन लोग को नहीं एक्सेप्ट करते। हाँ सच में, अपन तो जा ही नहीं सकते, आप और मैं तो गए, तो अपन नहीं जा सकते बुरा मत मानो, एग्जाम्पल है सिर्फ। सो बाकी लोग भी नहीं जा सकते, तो वो नहीं लेते वो लोग, और उनके यहाँ भी गोरी स्किन यानी ऐसी नहीं रहती, वो एकदम चिकने चिकने रहते, वो ग्लास स्किन बोलते हैं उसको, हाँ ग्लास स्किन बोलते हैं उसको। सो वो ग्लास स्किन वाले लोग रहते हैं वहाँ पे, अलग ही है, कांच के लोग हैं, ठीक है। तो खैर, तो अपना देश ही अच्छा है, कहाँ जाते इधर उधर। तो हाँ मैं क्या बता रहा था, तो आपको ये कोरिया, नॉर्थ कोरिया से आपको ट्रांजेक्शन करना अलाउड नहीं है, साउथ कोरियन से कर सकते हो आप। सो वो लोग आ सकते हैं इधर पे, अगर आपको बुलाना है, कोई बीटीएस वालों का आप कोई एक इवेंट रखना चाहते हैं तो आप बुला सकते हो, उनको पैसा पे कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह ये सब अलाउड है, ठीक है। अब एक और लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ना छोड़ दिया था, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है एग्जाम के हिसाब से, ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं जिसमें एक नॉन रेसिडेंट इन्वेस्ट नहीं कर सकता भारत में। तो ऐसे भी कुछ बिजनेसेस हैं जो अलाउड नहीं है फॉर द नॉन रेसिडेंट। पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, ये सिर्फ किसको लग रहा है, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इज प्रोहिबिटेड, तो PROI इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इन एनी फॉर्म इन एनी कंपनी, किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते आप, घुमा फिरा के नहीं, कंपनी बना के, पार्टनरशिप फॉर्म बना के नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं। पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरी कंसर्न और एनी एंटिटी वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट विच इज एंगेज्ड फॉर द पर्पस और प्रपोजेस टू एंगेज, तो जो एंगेज होना चाहते हैं इन द बिजनेस ऑफ चिट फंड, तो चिट फंड का बिजनेस वो नहीं कर सकते। चिट फंड पता है आपको, वो महिला बचत गट जैसे ही होता है, बड़े पैमाने पे होता है, महिला बचत गट होता है ना, तो उसमें क्या होता है, तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो लोग कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और फिर उसमें से जो अमाउंट जम जाता है उसको दूसरों को लेंड किया जाता है, लोन के रूप में हो सकता है,
या कोई और प्रकार से हो सकता है। तो ये कई बार बोली भी लगती है, इसमें चिट फंड्स में बोली लगा के भी लिया जाता है वो। तो आपने बीसी सुना होगा, तो बीसी में बहुत सारे ऐसे बोली भी लगती है। तो जो कम बोली लगाएगा, जैसे 1 लाख रुपए जमा हो गए, बट मैं बोलता हूँ मुझे 80,000 भी दिए तो चलता है, तो मुझे वो दे दिया जाएगा। 20,000 का मेरा लॉस होगा, बट मुझे तुरंत वो पैसा मिल जाएगा। तो उसको इंटरेस्ट मान के छोड़ दिया जाएगा फिर। ये जो चिट फंड है, इसमें आप देखो कोई भी भारत के बाहर की कंपनी कभी भी इसमें नहीं दिखेगी आपको, क्योंकि अलाउड ही नहीं है उनको। किसी भी प्रकार से अलाउड नहीं है, आप कोई कंपनी बना के भी ये नहीं कर सकते। तो ये वाला बिजनेस ही अलाउड नहीं है कि चिट फंड चला रहे हैं। तो ये सिर्फ इंडियन रेसिडेंट्स ही कर सकते हैं, इंडिया के बाहर के लोग नहीं कर सकते। अब ये जो रूल्स है ना, ये रूल्स बनाने का अधिकार दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये जो रूल्स बने हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट किया चिट फंड के ट्रांजेक्शन्स को। बट अपने यहाँ एक स्टेट है, एक क्या बहुत सारे स्टेट हैं जो कि पहले बहुत अपोज करते थे, कोई भी सरकार रहे उनको अपोज करते हैं वो। तो ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में एक दीदी है, वो दीदी बोलती, हाँ सबकी दीदी है वो, तो ममता दीदी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम तो चिट फंड अलाउ करेंगे, और ये स्टेट के कंट्रोल में आता है। और एक्चुअल में फैक्ट ये है कि जो भी चिट फंड है, लॉटरीज है, ये सब स्टेट के कंट्रोल में आती हैं। और इसीलिए इन्होंने बोला कि हम चिट फंड अलाउ करेंगे, हमारे स्टेट में आके फॉरेनर्स चिट फंड के बिजनेस को चला सकते हैं। अब सरकार यहाँ कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आज़ादी नहीं देता। कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग रूल्स हैं, उसमें लिस्ट दी हुई है। जैसे आपने जीएसटी पढ़ा है तो उसमें पढ़े भी होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा था जीएसटी लाने के लिए। तो उसमें जो पावर होता है, वो पावर दिया गया था दोनों स्टेट एज वेल एज सेंटर को। उसमें अलग अलग लिस्ट है, एक है यूनियन लिस्ट जिससे रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, दूसरी है स्टेट लिस्ट जिससे स्टेट रिलेटेड कानून बन सकते हैं, और तीसरी है जो कॉन्करेंट लिस्ट है जिसमें दोनों जन कानून बना सकते हैं। तो जैसे कि पहले सर्विस टैक्स का राइट सिर्फ सेंटर के पास था, लेकिन जब जीएसटी आया तो स्टेट को भी इसका अधिकार देना था, क्योंकि जीएसटी दोनों को मिलता है, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा था। वैसे ही गुड्स पे टैक्स लगाना इंटर स्टेट, इसका अधिकार पहले सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को था, बट ये सेंटर को भी दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में पावर नहीं होगा तो आप वो टैक्स भी वसूल नहीं कर सकते, वो बिजनेस भी आप रोक नहीं सकते। तो यहाँ पे भी अब तकलीफ ये हो गई कि सरकार ने रोक दिया था चिट फंड आप नहीं कर सकते, लेकिन दीदी ने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ पे आके आप चिट फंड का भी काम चालू कर सकते हैं। अब सरकार उसको रोक नहीं सकती थी, बट सरकार ने फिर रेगुलेशन चेंज किया थोड़ा। सरकार ने बोला ठीक है, अगर स्टेट गवर्नमेंट परमिट करती है तो आप आओ वहाँ बिजनेस करो, लेकिन उसकी एक कंडीशन रहेगी, आप वो जो भी पैसा कमाओगे उसमें से 1 रुपया भी भारत के बाहर नहीं ले जा सकते। अब अगर बाहर नहीं ले जा सकते तो बात खत्म हो गई, कोई वो बिजनेस करने आता ही नहीं। सरकार ने भी घुमा फिरा के अपना एक 6 मार दिया, और जो दूसरी टीम थी हार गई। होता है कभी कभी ऐसा। ममता दीदी के खिलाफ मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, क्योंकि वो अलग ही है, आपको शायद पता होगा, वो एकदम ही डिक्टेटर टाइप है। तो अगर मैं वेस्ट बंगाल गया और कुछ बोल दिया तो मैं गायब ही हो जाऊंगा, पता भी नहीं लगेगा मैं कहाँ गया। ये एक्चुअल में हुआ है। अभी जो इलेक्शंस हुए थे अभी स्टेट लेवल के, उसमें जिन्होंने बीजेपी सपोर्टर्स थे उनको मार के गायब कर दिया गया, खत्म ही हो गए। पूरे डिक्टेटरशिप है वहाँ पे। दीदी अलग ही है। तो हाँ, सही में आप कभी पता करना, बहुत हुआ ये, तो न्यूज़ में चल रहा था कि बीजेपी के लीडर की हत्या हो गई, ऐसा हो गया। अब किसने किया पता नहीं लगा, लेकिन वो पता है, अपने को सबको पता होता है, वो कोई बोलता नहीं। मैंने बोल दिया, तो मैं अब कभी बंगाल जाऊंगा नहीं, वेस्ट बंगाल। गायब हो गया तो पता लगा कि मैं हुई नहीं, था ही नहीं। चलो ठीक है। बिजनेस ऑफ चिट फंड, तो पहले तो जनरल बता दिया कि इन द बिजनेस ऑफ चिट फंड यू विल नॉट एंगेज। तो आप एंगेज नहीं हो सकते या प्रपोज टू एंगेज नहीं हो सकते इन द बिजनेस ऑफ चिट फंड्स। फिर लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट का पावर है, वही चीज बताई गई है, रजिस्ट्रार ऑफ चिट्स or an authorized officer by the state government in this behalf may in consultation with the state government concerned permit any chit fund, permit कर सकते हैं to accept subscription from non residents। ये भी अलाउ कर दिया, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है ये। आप उसमें इन्वेस्ट भी कर सकोगे, वो बिजनेस भी कर पाओगे। लेकिन non-resident shall be eligible to subscribe through banking channel and on non-repatriation basis। That means आप वो पैसा बाहर नहीं ले जा सकते, you will not be able to repatriate it outside India to such chit fund without limit subject to conditions stipulated by Reserve Bank of India from time to time। ठीक है, तो that means आप अगर इसमें पैसा लगाओगे भी
तो बाहर नहीं ले जाया जा सकेगा। तो ये सिर्फ भारतीय रेसिडेंट ही ये कार्य कर पाएगा। तो इस पे क्वेश्चन आते नहीं, बट मैंने आपको कहानी बता दिया, ये एक्चुअल फैक्ट है, एक्चुअल में यही हुआ था। और वेस्ट बंगाल में ऐसा बहुत होता है। जैसे टाटास का जब नैनो का प्लांट चालू करने वाले थे वो, तो उन लोग वेस्ट बंगाल को प्रेफर कर रहे थे। तो रतन टाटा जी ने वहाँ पे चालू भी कर दिया था, बट फिर वहाँ पे एकदम से फिर न्यूज़ आई कि वेस्ट बंगाल छोड़ के रतन टाटा जी ने प्लांट को गुजरात शिफ्ट करने का फैसला लिया। फिर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्लियर बोला कि मुझे वहाँ पे ब्राइब मांगी गई थी। तो ऐसा क्लियर बोल दिया उन्होंने। तो ऐसा भी होता है कि स्टेट में अगर आपको ये स्टेट में काम करना है तो इतना पैसा लगेगा। तो ये सब नहीं होना चाहिए, गलत होता है। तो फिर इसीलिए वो स्टेट बढ़ नहीं पाते कई बार, क्योंकि अगर वैसे ही इंडस्ट्री आती तो वैसे ही जॉब्स क्रिएट हुए होते, फ़ायदा ही हुआ होता। बट लोगों का फ़ायदा सोचने के बदले कई नेता लोग होते हैं जो खुद का फ़ायदा देखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, होता है कई जगह। एक और मेरे दोस्त है केजू, वो ऐसे ही करते हैं। हाँ, केजू है, 9-9 लाख रुपए के पर्दे लगा के रखे उनने। ठीक है, अपन को नहीं समझता ना, अपन गरीब लोग हैं, अपने को लगता होते होंगे अमीरों के घर में 9 लाख के पर्दे, अपन को क्या है। हाँ सो दूसरा, निधि कंपनी, सिमिलर नेचर का बिजनेस होता है निधि कंपनी का। सो चिट फंड जैसे ही काम करते हैं, ये सब एक ही नेचर के बिजनेस है। महिला बचत गट बोलो, बीसी बोलो, इवन कोऑपरेटिव बैंक्स उसी आधार पे काम करते हैं। ये सब एक ही नेचर का बिजनेस है। सो कोऑपरेटिव बैंक में भी अगर आपको लोन चाहिए तो उसमें पैसा लगाना पड़ता है, उसके शेयर्स लेना पड़ता है। दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स ओनली एंड कैन लेंड द डिपॉजिट, लेंड द अमाउंट ओनली टू मेंबर्स। तो ये सब एक ही नेचर के हैं, निधि कंपनी बोलो, चिट फंड बोलो। तो अगर आप वही चिट फंड को कंपनी बना के चलाना चाहते हैं तो निधि कंपनी बनाई जा सकती है। तो अगेन ये भी बिजनेस प्रोहिबिटेड है। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन की जरूरत ही नहीं, यानी कोई अमाउंट की जरूरत ही नहीं, सीधा सीधा प्रोहिबिटेड है। फिर नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल और प्लांटेशन एक्टिविटीज। सो भारत एक एग्रीकल्चरिस्ट देश है, जहाँ पे अभी भी 80% आबादी एग्रीकल्चर पे निर्भर करती है, ऐसा माना जाता है। तो अभी भी एक टाइम तो 90% हुआ करता था। तो अभी भी बहुत हद तक के भारतीय लोग इस पे डिपेंड करते हैं, और हम नहीं चाहते इसमें कोई फॉरेन की कंपनीज या बाहर के लोग आ जाएं। बाहर के लोग आएंगे और ये एग्रीकल्चर प्लांटेशन करेंगे तो अपना किसान और गरीब होते जाएगा, क्योंकि वो लोग अच्छी बड़ी मशीन्स लेके आएंगे, ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो हम ये नहीं चाहते, इसीलिए इनको सीधा प्रोहिबिट ही कर दिया है। बाहर के लोग एग्रीकल्चरल या प्लांटेशन एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं ले सकते। ठीक है, सिर्फ इंडियन रेसिडेंट ले सकता है। फिर इन रियल एस्टेट बिजनेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फार्म हाउस वगैरह नहीं बना सकते, और रियल एस्टेट बिजनेस नहीं कर सकते। अब रियल एस्टेट ये बहुत ही वाइड वर्ड है। हम अगर डिफाइन करना चाहें तो रियल एस्टेट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। कोई प्लॉट्स काट के बेच रहा है वो भी रियल एस्टेट है, कोई बिल्डिंग बना के बेचता है वो भी रियल एस्टेट है। तो रियल एस्टेट बहुत वाइड वर्ड है। जैसे इवन आप अगर डैम्स बना रहे हो, कोई रोड्स बन रही, ये भी रियल एस्टेट में ही कवर होता है। तो इसको यहाँ पे इसलिए डिफाइन करना ज़रूरी था। और इन्होंने जब डिफाइन किया तो एक्सप्लेन किया रियल एस्टेट में क्या नहीं आएगा। अब ध्यान देने वाली बात है, वो लोग रियल एस्टेट नहीं कर सकते, लेकिन रियल एस्टेट में ये नहीं आएगा। दैट मीन्स वो लोग ये कार्य कर सकते हैं। क्या कार्य कर सकते हैं? दैट मीन्स ये अलाउड वाली चीजें हो गई। ठीक है, रियल एस्टेट इज नॉट अलाउड, बट ये रियल एस्टेट नहीं है, दैट मीन्स दिस इज अलाउड। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन आता है। डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप, टाउनशिप डेवलप कर सकते हैं। वही टाउनशिप जैसे आनंदम हो गई, एक टाउनशिप है ये। तो ऐसे टाउनशिप में फॉरेनर्स आके अच्छी फैसिलिटीज दे सकते हैं। ठीक है, सो टाउनशिप वगैरह ये रियल एस्टेट के बाहर रखा है। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रीमाइसेस, ये भी अलाउ कर दिया। सो प्रीमाइसेस वगैरह बनाना है, एक कोई मॉल वगैरह बनाना है, इवन कमर्शियल प्रीमाइसेस मॉल वगैरह बनाना है, ये भी कर सकते हैं फॉरेन से लोग आके। रोड्स, ब्रिजेस एंड रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सो रोड्स ब्रिजेस भी बना सकते हैं, रीट नहीं बना सकते, सॉरी रीट भी बना सकते हैं। रीट का क्या मतलब है? तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक और कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें जैसे मेरे जैसे गरीब लोग हैं, वो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उनके पास उतना पैसा नहीं होता, बट वो लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। अब मुझ जैसे गरीब लोग क्या प्रॉपर्टी खरीदेंगे? प्रॉपर्टी खरीदना है तो कम से कम 50-60 लाख रुपए, 50-60 लाख तो एक नॉर्मल एरिया में हो गया, अच्छी जगह पे तो 1-8 करोड़ के ऊपर ही मिलती हैं अच्छी प्रॉपर्टीज। अब मेरे पास उतने पैसे हैं नहीं, मेरे पास कितने रुपए है? तो मेरे पास है 2000 रुपये महीना। अब 2000 रुपये महीने में कोई प्रॉपर्टी मिलती क्या? तो नहीं।
ऐसे लोगों के लिए एक रीट का निर्माण किया गया है। रीट क्या होता है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। आपको म्यूचुअल फंड का अगर कॉन्सेप्ट पता है तो उसी आधार पे एक रीट काम करता है। ये भी रजिस्टर्ड विद सेबी रहते हैं। वैसे दोनों प्रकार के होते हैं, जो रेगुलेटेड एंड रजिस्टर्ड विद सेबी है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉरेन रेसिडेंट्स। सो जैसे कि एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति पैसा डालना चाहता है रियल एस्टेट में, एक प्रॉपर्टीज है या कुछ प्रॉपर्टीज है, इनमें वो पैसा डालना चाहता है। तो ये प्रॉपर्टीज को खरीदना है बट इसके पास उतना पैसा नहीं है। इस जैसे और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन लोग प्रॉपर्टीज खरीदना चाहते हैं बट उनके पास पैसा नहीं होता। तो एक रीट करके कंपनी होती है। रीट क्या करेगी? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, वो नाम से ही आपको समझ रहा है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे वो, और दे आर एक्टिंग ओनली एज ट्रस्टीज। इसमें हम लोगों ने इनको पैसा दिया, इन्होंने रियल एस्टेट में इस पैसे को निवेश किया। जब ये रियल एस्टेट की वैल्यू बढ़ती है तो हमको प्रॉफिट्स होंगे। ये जो प्रॉफिट्स होंगे इस हिसाब से हमको जो यूनिट्स मिले हैं, इन यूनिट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। सो जैसे म्यूचुअल फंड होता है, आपने पैसा दिया, आपको शेयर बाजार की पूरी जानकारी नहीं है। आपको अगर बड़े शेयर्स खरीदना है, अच्छे शेयर खरीदना है, तो आपको चाहिए कम से कम 2-5 हज़ार। वैसे छोटे शेयर्स भी अच्छे अच्छे, मिश्र धातु बताया था मैंने आपको शायद, फिर अभी मिष्ठान फूड्स बताया था, रोज 5-7% बढ़ रहा है अभी, जिन्होंने लिए खुश हो गए होंगे। सो 25 रुपये हो गया, 12 रुपये पे बताया था मैंने। सो आज 25 रुपये चल रहा है अभी कुछ दिन पहले ही बताया था, और वो यानी 3 महीना ही हुआ होगा, 3 महीने में 25 रुपये चला गया, डबल हो गया समझो। तो खैर, तो यहाँ पे जैसे आपको अगर इक्विटीज का नॉलेज नहीं है और बड़े शेयर से आपको खरीदना है, एमआरएफ लाख रुपए का शेयर है, आपके पास उतना पैसा ही नहीं है, तो आप 500 रुपये निवेश करना चाहते हैं, आप रिलायंस भी नहीं खरीद पाओगे, रिलायंस 3000 का है। सो आपको अगर छोटा छोटा निवेश करना है तो आप क्या करोगे? म्यूचुअल फंड को पैसा दोगे, ऐसे बहुत सारे लोगों का पैसा आएगा और ये फिर इस पैसे को शेयर बाजार में निवेश करेंगे। इससे हमको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। अगर हम 5,000 रुपये एक ही शेयर में डालें तो रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन यही अगर हम म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो ये बहुत सारे शेयर्स खरीदेंगे, कुछ ऊपर जाएंगे कुछ नीचे जाएंगे, तो फायदा हो जाता है, तो डाइवर्सिफाई हो जाता है हमारा इन्वेस्टमेंट। तो ये एक और फायदा होता है। तो ऐसा बोलते हैं, एक इन्वेस्टमेंट का रूल होता है, नेवर पुट ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट, नहीं तो फिर वो बास्केट गिरे और सब फूट जाएंगे। तो अलग अलग बास्केट लेके चलो। सो इतनी सारी बास्केट उठाना भी मुश्किल होता है, इसलिए पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा वाइड भी नहीं होना और बहुत नैरो भी नहीं होना। सो एक प्रॉपर स्टेबल पोर्टफोलियो बनाना चाहिए हमने। तो खैर, उसी प्रकार से यहाँ पे भी प्रॉपर्टी में निवेश करना है तो आप रीट में जाओ, रीट को पैसा दो, रीट इसको फिर प्रॉपर्टी में निवेश करता है। तो ऐसे केसेस में जब प्रॉफिट्स होंगे तो ये प्रॉफिट्स फिर यूनिट्स के रूप में, यूनिट्स की वैल्यू बढ़ती है और उनको कई बार प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट भी होते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है, 2 स्कीम होती है, एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम होती है, दूसरी कैपिटल एप्रिसिएशन। वैसे यहाँ पे भी इनके यूनिट्स किस प्रकार के, उस हिसाब से इनको ग्रोथ मिलती है। सो इसमें पैसा लगाना अलाउड है, एक नॉन रेसिडेंट भी इसमें पैसा लगा सकता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ों को अलाउ कर दिया। तो पहले रियल एस्टेट, फार्म हाउस, ये सब को मना किया, लेकिन फिर अलाउ किया। क्या क्या? तो आप बना सकते हैं टाउनशिप, जैसे कि बिल्डिंग वगैरह बना रहे हो रेसिडेंशियल रहने के हिसाब से, वो टाउनशिप में कवर होती है। आप रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रीमाइसेस कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ये भी अलाउड है, जैसे कि मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये सब। रोड्स, ब्रिजेस अलाउड है, रीट अलाउड है। तो फिर क्या अलाउड नहीं है? तो फार्म लेना तो अलाउड नहीं है, फार्म हाउस बनाना अलाउड नहीं है। एग्रीकल्चरल प्लांटेशन, यहाँ सिर्फ एक्टिविटीज बोला है, यहाँ बोल दिया फार्म वगैरह, फार्म हाउस ये ले ही नहीं सकते। सो ये वाले आप इन्वेस्ट कर नहीं सकते। तो रियल एस्टेट बिजनेस में इवन प्लॉट काट के बेचना, लैंड डेवलपर्स, ये नहीं किया जा सकता। तो ये सब चीज़ें अलाउड नहीं रहेगी। इसको रियल एस्टेट में नहीं रखा क्योंकि यहाँ पे हम लोग काफ़ी हद तक के निर्भर करते हैं भारत के बाहर की टेक्नोलॉजी के ऊपर, और अगर भारत के बाहर से लोग आएंगे, रोड ब्रिजेस बनाने में हेल्प करेंगे, तो अल्टीमेटली अपने को फायदा है। इसीलिए ये चीज़ों को नहीं रोका गया। आप देखो, टाउनशिप भी फायदे की बात है, तो लोगों को ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस, रोड्स, ब्रिजेस, ये सबको अलाउ किया है। वैसे अभी ज़्यादातर हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं, जो भारतीय कंपनीज हैं उनको दिए जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, बट फिर भी ये चीज़ें अलाउड है, तो यहाँ पे ये लोग आ सकते हैं। लेकिन बाकी के कोई और रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन होंगे, जैसे कि प्लॉट काट के बेच रहे हैं अपन, या फिर प्लांटेशन फार्म हाउस कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में ये अलाउड नहीं रहेगा। एग्रीकल्चरल लैंड खरीद रहे, ये सब अलाउड नहीं रहेगा। ठीक है,
फिर टीडीआर, इन ट्रेडिंग इन टीडीआर, टीडीआर नहीं खरीद सकते। टीडीआर क्या होता है, तो नाम दिया है आपको, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। ये क्या होता है, सो डेवलपमेंट राइट्स का मतलब होता है जब आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो वो बिल्डिंग कितनी डेवलप की जा सकती है, कितनी बड़ी बनाई जा सकती है, उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट राइट्स। सो जैसे आपने नाम सुना होगा, एफएसआई होता है एक, एफएसआई पता है आपको, फ्लोर स्पेस इंडेक्स होता है। फ्लोर स्पेस इंडेक्स मीन जैसे आपकी 1000 स्क्वायर फीट की जगह है तो आप उसमें कितना बांधकाम कर सकते हैं। तो 1000 स्क्वायर फीट की जगह पे मान लो आपको अगर 2.5 का एफएसआई है 2.5, तो आप 2500 का बांधकाम कर सकते हैं। सो 1000 स्क्वायर फीट जगह पे फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर और ऊपर आधा, उतना आप बना पाओगे। सो ये एफएसआई कहलाता है। इससे ज़्यादा आपको परमिट नहीं होता। तो जैसे आप अगर एयरपोर्ट के आसपास रहते हैं तो वहाँ एफएसआई और कम होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग्स अलाउड नहीं होती। तो वहाँ एफएसआई हो सकता है 1 या 1.5 का ही रहे, तो वहाँ पे आपको बड़े कॉम्प्लेक्स देखने को नहीं मिलेंगे फिर। सो ऐसे जो एफएसआई होता है ना, उसके बियॉन्ड आप नहीं बना सकते। लेकिन क्या होता है, कभी कभी होता है कंपलसरी एक्विजिशन। जैसे कि मेरी एक ज़मीन थी, ये ज़मीन के बाजू से यहाँ रोड जाता है और यहाँ पे ये रोड वाइंड होने वाला है, वाइंडिंग होने वाली है, ये बड़ा होने वाला है रोड। या फिर मान लो यहाँ पे मेट्रो स्टेशन बनने वाला है, इसमें मेरी इतनी जगह जा रही है। अब मान लो यहाँ पे मेरी जगह गई तो इसके बदले मुझे पैसा तो मिल जाता है, एक मिलेगा कॉम्पेंसेशन, जो अमाउंट पे करेगी सरकार कि मेट्रो में मेरी इतनी जगह गई तो इसके बदले पैसा। दूसरा मेरे को मिलता है एक टीडीआर, सरकार मुझे इसके बदले टीडीआर भी देगी कि देखो शर्मा जी, आपकी यहाँ पे 1/3 जगह चली गई, आपकी 2/3 जगह बची है। तो पहले आपका समझो 2 का एफएसआई था, 2 फ्लोर आप बांध सकते हो, लेकिन अब क्योंकि हमने इतनी जगह ले ली है तो हम इसमें 1 का आपको टीडीआर देते हैं। टीडीआर का मतलब है अब आप इसमें 1 फ्लोर एक्स्ट्रा भी बांध पाओगे। और ये टीडीआर की एक खास बात होती है कि जिसके पास ये टीडीआर है, ये इस टीडीआर को इवन बेच सकता है। उसका नाम ही है ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। अगर ये मैं यूज नहीं करना चाहता तो मैं ये किसी बिल्डर को भी सेल कर सकता हूँ टीडीआर। तो इससे मुझे क्या मिलता है, तो मुझे वो पैसा पे कर देगा, उसके बदले वो बिल्डर को एक अधिकार मिल जाएगा कि वो 1 फ्लोर एक्स्ट्रा बना सकता है, तो उतना उसका एक्स्ट्रा का एक एफएसआई मिल जाता है। तो ये कहलाते हैं टीडीआर्स। सो जनरली कॉम्पेंसेशन तो आपको पता ही है, वो मिलता ही है, उसके अलावा कई बार टीडीआर्स भी दिए जाते हैं। तो टीडीआर को आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रांसफर आप किसको कर पाओगे, ये टीडीआर आप ट्रांसफर कर पाओगे ओनली टू अ रेसिडेंट पर्सन। इसको नॉन रेसिडेंट नहीं ट्रेड कर सकता। तो नॉन रेसिडेंट अगर कोई ऐसा बिल्डिंग वगैरह का प्रोजेक्ट बना भी रहा है तो वो टीडीआर नहीं खरीद सकता, उसको जितना एफएसआई रिस्ट्रिक्टेड है उतना ही मिलेगा। लेकिन एक रेसिडेंट बिल्डर है, वो अगर टीडीआर खरीदना चाहे तो वो ये खरीद सकता है। ठीक है, तो ये ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, तो और इसमें ट्रेड नहीं कर सकता। तो नॉन रेसिडेंट कैन नॉट ट्रेड इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट मीन्स सर्टिफिकेट्स इश्यूड इन रिस्पेक्ट ऑफ कैटेगरी ऑफ लैंड अक्वायर्ड। जब लैंड अक्वायर होती है तब ये होता है फॉर पब्लिक पर्पस। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, ये मेट्रो के लिए अक्वायर हो गई, तो वो फिर टीडीआर दे देंगे कि आपकी हमने इतनी ज़मीन ली है तो इसके बदले आप इतना एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और वो कंस्ट्रक्शन में खास बात होती है, ज़रूरी नहीं सिर्फ इसी जगह का करो, आप कोई और जगह भी वो टीडीआर को यूज़ कर सकते हो, इवन उसको सेल कर सकते हो। ठीक है, आइदर बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो जब गवर्नमेंट कंपलसरी एक्विजिशन करता है तब वो टीडीआर इशू कर देता है इन कंसिडरेशन ऑफ सरेंडर ऑफ लैंड बाय द ओनर विदाउट मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन। कई बार विदाउट मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन देते हैं, कई बार कॉम्पेंसेशन भी मिलता है इसके बदले और टीडीआर एक्स्ट्रा मिलता है। तो दोनों टाइप का होता है, तो डिपेंड करता है सरकार की क्या परिस्थिति है, वो कितना कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। और इसमें जो कॉम्पेंसेशन भी मिलता है ना मॉनेटरी, ये बहुत अच्छा खासा मिलता है। और कई बार ऐसा होता है मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन वैसे बन रहा था 2 CR, बट उन्होंने मुझे दे दिया सिर्फ 1.5 करोड़ और बदले में बाकी के दे दिए टीडीआर। तो अगेंस्ट मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन भी ये दिया जा सकता है। विच आर ट्रांसफरेबल, ये ट्रांसफरेबल होते हैं आइदर इन पार्ट और होल। ठीक है, तो इससे फिर टीडीआर अगर किसी ने खरीद लिया तो वो अपनी बिल्डिंग को और 1 फ्लोर एक्स्ट्रा बना सकता है। तो जितना उसमें लिखा होगा सर्टिफिकेट में उतना, उसमें स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है, तो वो जितना स्क्वायर फीट लिखा होगा उतना एक्स्ट्रा राइट आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसा है। तो ये इसीलिए हमने पिछले क्लास में छोड़ दिया था। तो भले ही छोटा सा दिख रहा है टॉपिक, बट इसमें टाइम बहुत लगता है छोटे छोटे से पॉइंट समझाने को। सो यहाँ पे अपना अब ये कोर्स ख़त्म होता है अर्ली बर्ड का, और एक बार अभी हम क्वेश्चन बैंक देख लेंगे और उसके बाद फिर आप आज़ाद हो।
फिर कल है अपनी रिजल्ट टेस्ट टेस्ट एक्चुअल टेस्ट कल है, क्योंकि सीए एग्ज़ाम में क्या है, हमने एग्ज़ाम लिख दिए लेकिन सही लिखे नहीं लिखे ये अपने ऊपर तो डिपेंड करते ही है, बट अल्टीमेटली पेपर चेकर जो है उसके ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है वो कैसा मिला। मेरे जैसा मिलेगा तो ज़्यादा मार्क काट सकता है, कोई लीनियंट मिलेगा तो बहुत मार्क्स दे देगा, ऐसा भी हो सकता है। मैं अगर पेपर चेक करूँगा तो मैं बारीक बारीक पॉइंट देखूंगा और वो बारीक बारीक पॉइंट पे मार्क्स काट सकता हूँ मैं। उसमें भी मूड पे डिपेंड करता है, कल मेरा झगड़ा हुआ होगा घर पे तो मैं मार्क्स काटूंगा, ऐसा होता है। ऐसा नहीं हुआ, एग्जाम्पल है, झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ मेरा। सो हाँ चलो ठीक है, तो ऐसा है। इसमें एमसीक्यू नहीं देखते अभी क्योंकि हमारे पास वक्त कम दिख रहा है अभी, तो अपन डायरेक्टली केस स्टडीज ही देखते हैं। वैसे भी मैं एमसीक्यू जनरली घर पे ही करने बोलता हूँ, तो एमसीक्यू आप घर पे देख लेना, आंसर्स दिए ही होते हैं उसके। कुछ अगर गलती मिले तो ज़रूर बताना मुझे, ऐसा मत समझ लेना कि हाँ ये दिया है तो यही सही होगा। कहीं हो सकता है कि मैंने ईयर चेंज किया तो ईयर चेंज करने में कहीं कोई गलती होगी, क्योंकि मैंने ये चेंज किया हूँ अभी पूरा अपडेट, तो उसमें हो सकता है कहीं एक आध जगह रह गई। जैसे एक जगह अपन ने देखे थे वहाँ रह गया था वो चेंज करना, ठीक है। तो अगर कोई गलती मिले तो बताना। वैसे मैंने 2 बार पढ़ चुका हूँ अच्छे से, तो गलती दिखी नहीं मुझे, बट फिर भी हो सकती है, तो बता देना ऐसा। ये पढ़ चुके थे अपन ने, नहीं पढ़े थे, होमवर्क दिया था मैंने। इजी है ये। प्रिंटेक्स कंप्यूटर सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, जिसकी बहुत सारे बिजनेस यूनिट्स है पूरे दुनिया भर में। फिर इसका हेडक्वार्टर है पुणे में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर मैन्युफैक्चरिंग है जिसका हेडक्वार्टर है पुणे में, ठीक है। फिर इट हैज़ ब्रांच इन दुबई, उसका ब्रांच है दुबई में, विच इज़ कंट्रोल्ड बाय हेडक्वार्टर्स इन पुणे। तो पुणे का जो हेडक्वार्टर है ये पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हो गया। ब्रांच इन पुणे जो ब्रांच इन दुबई है ये भी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हो गई। और जो प्रिंटेक्स कंप्यूटर मेन कंपनी है सिंगापुर वाली, ये पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है। वही पूछा है, आप देख लोगे। मैंने बताया था मैं पूरा वर्ड टू वर्ड रीड नहीं करूंगा, आप घर पे पढ़ चुके हो ऐसा मैं मान लूंगा, ठीक है। फिर एक भला मानुस है मिस्टर सेन, इंडियन नेशनल है, डिजायर्स टू ऑब्टेन फॉरेन एक्सचेंज फॉर द फॉलोइंग पर्पस। लॉटरी में पैसा जीता है और ये भेजना चाहता है भारत के बाहर, तो नहीं भेजा जा सकता, इट इज़ नॉट परमिटेड। फिर $1 1 लाख फॉर सेंडिंग अ कल्चरल ट्रूप ऑन अ टूर ऑफ यूएसए, तो ये अलाउड है, इसके लिए परमिशन लगेगी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर, ठीक है। दिए ही है, और ये अलाउड ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, फोकट के 4 मार्क हो गए, ये फ्री के मार्क्स हैं, हाँ सही में ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, 2-2 मार्क हो गए फ्री में, अच्छा है। स्टेट विच काइंड ऑफ अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। एक्स एक फिल्म स्टार है, wants to perform along with his associates in New York on the occasion of Diwali for Indians residing at New York। तो ये भी कल्चरल टूर का हिस्सा है, कल्चरल फंक्शन है ना वो। फिर फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉल ऑफ $20 20,000, ये इतना चाहिए इसको, तो चलेगा। इसके लिए वही मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, उसकी परमिशन चाहिए। फिर आर को सर्जरी कराना है, हार्ट सर्जरी, यूके में, किस लिमिट तक के अप्रूवल नहीं लगेगा। तो वैसे 2.5 लाख की लिमिट है, लेकिन दूसरा एक और लिमिट है कि यहाँ पे अगर वो जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल ने कुछ एस्टिमेट दिया है तो उस एस्टिमेट तक के भी आपको परमिशन नहीं लगेगी, ठीक है। उसने बोला है 3 लाख USD आपको लगेंगे, तो 3 लाख USD तक के आपको कोई परमिशन नहीं लगेगी। तो वैसे पहले 2.5 लाख है, बट फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के केस में अप्रूवल नहीं लगेगी अगर एस्टिमेटेड मेडिकल इंस्टीट्यूट अमाउंट एस्टिमेटेड बाय मेडिकल इंस्टीट्यूट है वहां तक के आपका खर्चा हो रहा है, तो ठीक है। फिर अगला है, ये एकदम हलवा है। एम रिक्वायर्स 5,000 USD फॉर रेमिटेंस टूवर्ड्स हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोंडर्स, और पी रिक्वायर्स
2000 कॉल बैक सर्विसेज, तो ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड है। ठीक है, अब ये कौन सी चीज़ का हायरिंग चार्जेस है ये लिखा नहीं है इन्होंने। दोनों चीज़ के हो सकते हैं, तो ट्रांसपॉन्डर दोनों में लगता है, टेलीविजन वालों को भी लगता है, आईएसपी को भी लगता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सो दोनों में अलग अलग मिनिस्ट्री है, तो हम सिंपली लिख देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। ठीक है। फिर रेसिडेंशियल स्टेटस पे सुरेश रिसाइडेड इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23। ही लेफ्ट इंडिया ऑन 15 जुलाई। सो 22-23 में था, 15 जुलाई को चला गया। और गया क्यों? पढ़ाई करने के लिए, बायोटेक पढ़ना है उसको 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए यहाँ से चला गया। उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड 24-25? तो 23-24 में वैसे देखा जाए तो यहाँ तक तो वो रेसिडेंट रहता है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो यहाँ भी रेसिडेंट मानना चाहिए। हमने पढ़ा था, डेफिनेशन बोलती है अगर वो 3 चीज़ के लिए गया है तो रेसिडेंट नहीं है। सो ये 3 चीज़ के लिए नहीं जा रहा, ना वो जॉब के लिए जा रहा है एम्प्लॉयमेंट, ना बिजनेस वोकेशन के लिए जा रहा, ना अनसर्टन पीरियड के लिए जा रहा। सर्टन पीरियड है 2 साल। तो ऐसे केसेस में उसको वैसे हमने रेसिडेंट मानना चाहिए। तो हम 2 आंसर लिखेंगे। पहले लिखेंगे इसको हम यहाँ पे भी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मानेंगे, लेकिन ये एज पर डेफिनेशन हो गया। पर बाद में हम लिखेंगे कि आरबीआई ने एक सर्कुलर निकाला था AP 45 नाम का। इस सर्कुलर में उन्होंने बोला है कि अगर वो स्टूडेंट जा रहा है बाहर तो उसको हम वहां से पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया बोल देंगे, तो आरबीआई के सर्कुलर के हिसाब से। ठीक है, उसका रीजन है क्योंकि वो लोग जनरली वहां काम चालू कर देते हैं। इसके बाद के साल की बात करें तो वहां तो फिर देख के ही पता लग रहा है वो नॉन रेसिडेंट है, तो इसके बाद वैसे यही नॉन रेसिडेंट हो गया वो इसके हिसाब से, बट इसके बाद वो नॉन रेसिडेंट रह गई क्योंकि यहाँ पे वो 182 डेज से ज़्यादा नहीं रह रहा है। तो यहाँ पे वो 15/7 को ही चला गया, 2 महीने रहा, 2.5 महीने और चला गया, तो ऐसे केस में नॉन रेसिडेंट है। वैसे भी वो नॉन रेसिडेंट इसके हिसाब से भी आ ही रहा है। फिर सुरेश रिक्वायर्स एवरी ईयर USD 25,000 टूवर्ड्स ट्यूशन फीस और 30,000 फॉर इंसिडेंशियल एंड स्टे एक्सपेंसेस। तो इतना अलाउड है, 2.5 लाख से अंदर है तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऑफ अप्रूवल। ठीक है, तो उसको विदाउट एनी परमिशन मिल जाएगी करेंसी, क्योंकि 2.5 लाख के अंदर है। ठीक है, तो टोटल जोड़ भी दो तो भी 2.5 लाख के अंदर ही आ रहा है, 30 और 25 पर ईयर रहती है वो। ठीक है, हाँ तो ज़्यादा मार्क मिलेंगे, ज़्यादा का होगा, ऐसा नहीं कि 2 मार्क का अपन लिखते जा रहे तो ज़्यादा मिलेंगे, ऐसा थोड़ी, 2 का है तो 2 ही मिलेंगे। बट अगर ज़्यादा का होगा, और ज़्यादा का होगा ही वो, तो वो कम से कम 4 मार्क का होगा ये क्वेश्चन, तो 4 मार्क के हिसाब से ठीक है। बाकी आप पढ़ोगे इतना, लिखोगे थोड़ा कम, इच अपने आप कम हो जाता है, बोलना नहीं पड़ता, तो अपन जितना पढ़ते हैं उससे आधा हो जाता है लिखते टाइम। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन समझाएंगे अपन, छाप के देंगे, फिर उसके बाद डेफिनेशन में भी जितना अपने काम का है उतना छापना है, एकदम वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन छापो ये ज़रूरी नहीं। तो जनरल डेफिनेशन लिखना पड़ेगा 183 डेज से ज़्यादा, 182 डेज से ज़्यादा। फिर दूसरा लिखना पड़ेगा कि अगर वो भारत के बाहर जा रहा है ये 3 चीज़ों के लिए, तो फिर वो वहाँ से नॉन रेसिडेंट है। फिर लिखेंगे क्योंकि वो भारत के बाहर ये 3 चीज़ के लिए नहीं गया तो वो रेसिडेंट रहना चाहिए। लेकिन फिर आरबीआई ने जो सर्कुलर निकाला है, ये दिया ही है, आरबीआई ने एक सर्कुलर निकाला है AP सर्कुलर 45, इसमें उसने बोला था कि इनको हम नॉन रेसिडेंट मानेंगे, और इसीलिए हम उनको नॉन रेसिडेंट मानते हैं इवन इफ डेफिनेशन के हिसाब से वो रेसिडेंट आते हैं। तो 16 तारीख से नॉन रेसिडेंट है वो, 15 को गया, 15 को यहाँ था, 16 से नॉन रेसिडेंट। फिर P को भयंकर लॉटरी लगी, यानी बिग लॉटरी, बहुत बड़ी लॉटरी, and wants to emit $20,000 out of his winnings to his son who is in USA. Advise whether such remittance is possible under FEMA. Answer is no. Z unwell है, would like to have kidney transplant done in USA. तो पैसे देके करा रहा है, तो अपने यहाँ तो नहीं होता, हाँ पैसे से मिलती है वैसे किडनी, तो डोनेट करते बोलते हैं, डोनेट वोनेट कुछ नहीं होता, पैसे लेके दी जाती है ये सब किडनी विडनी। तो वैसे ब्लड डोनेशन होता है, बट वो भी अपन डोनेट करते हैं,
कंपनी बेचती है, वो बेचना इसीलिए पड़ता है क्योंकि उसको प्रिजर्व करने का खर्चा आता है। ऐसा ज़बरदस्ती नहीं बेचते, वो एक्चुअल में उनको खर्चा आता है। तो खैर हाँ, तो ये किडनी ट्रांसप्लांट कराना यूएसए जा रहा है। ही वुड लाइक टू नो द फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड एंड अमाउंट दैट कैन बी ड्रॉन। तो अमाउंट कितना निकाल सकते हैं, 2.5 लाख एक लिमिट है ही, बट इसके अलावा इसको वहाँ के हॉस्पिटल ने एस्टिमेट दिया होगा, तो उस एस्टिमेट में जितना अमाउंट लिखा है उतना आप निकाल सकते हैं। और पहला आंसर क्या है, वो लॉटरी वाला, वो तो है ही नहीं, अलाउड ही नहीं है। ठीक है, तो पहला आंसर आ गया। ये उसी पैटर्न में लिखा है, पहले आपको कानून क्या बोलता है वो लिख दिया, और एनालिसिस और कंक्लूजन। तो एनालिसिस ये हो गया और फिर ये कंक्लूजन हो गया। एक मिनट, नहीं, यहाँ एनालिसिस और कंक्लूजन जोड़ के लिख दिया। तो ये एनालिसिस हो गया और ये हेंस ही कैन नॉट ड्रॉ मनी, तो ये कंक्लूजन हो गया। वैसे यहाँ पे ये एनालिसिस हो गया और उसका फाइनल कंक्लूजन। अब प्रोसेस आपको है नहीं, तो प्रोसेस में आपको सिंपली ये लिखना पड़ेगा, प्रोसीजर वो है जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में बताई गई है, तो वो प्रोसेस से आपको ये अलाउड है। ठीक है, तो प्रोसेस आपको कोर्स में नहीं है, बट ये फाइनल के लेवल का है, फाइनल में आया था तो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूछा है। आपको फॉर्मेलिटीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूछेंगे भी नहीं। ठीक है, अगर पूछा तो सिंपली लिख देना कि जो फॉर्मेलिटीज़ बताई गई है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में, वो आपको फॉलो करना है। फिर रोहन है, इंडियन रेसिडेंट है, उसको पैसा चाहिए $1 1,20,000 फॉर स्टडीज अब्रॉड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट गिवन बाय फॉरेन यूनिवर्सिटी। सो 1,20,000 है तो अलाउड है। वैसे भी अगर एस्टिमेट ज़्यादा भी होता तो भी उसको मिल गया होता, वैसे भी ये 2.5 लाख के अंदर आ रहा है तो वैसे भी अलाउड है। फिर गिफ्ट रेमिटेंस 10,000, ये भी अलाउड है, 2.5 लाख के अंदर है। ठीक है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड हम गिफ्ट को करेंट अकाउंट में मान लेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं बोला है तो करेंट अकाउंट मान लो। फिर बंधा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इंडियन ओरिजिन का है, टुक एम्प्लॉयमेंट इन यूएसए। ही इज अ रेसिडेंट ऑफ यूएसए फॉर लॉन्ग टाइम। ही डिजायर्स टू अक्वायर अ फार्म हाउस इन मुन्नार। तो फार्म हाउस खरीदना चाहता है, तो उसको बोलना पड़ेगा भाई नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमने पढ़े, अभी अभी पढ़े ना तो अभी तो पढ़े। फिर टू मेक इन्वेस्टमेंट इन अ निधि कंपनी, ये भी नहीं कर सकते। टू मेक इन्वेस्टमेंट इन रोज रियल एस्टेट लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी फॉर्म फॉर डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप, तो ये कर सकते क्योंकि टाउनशिप डेवलपमेंट को रियल एस्टेट में हम नहीं मानते। ठीक है, तो रियल एस्टेट नहीं कर सकता, बट ये रियल एस्टेट नहीं माना जाएगा, सो ये कर सकता है। ठीक है, तो पहला है फार्म हाउस, ये नहीं कर सकता। दूसरा निधि कंपनी, ये भी नहीं कर सकता, कैन नॉट, यहाँ भी कैन नॉट, और यहाँ पे कर सकता है, कैन मेक इन्वेस्टमेंट इन रोज रियल एस्टेट लिमिटेड। ठीक है, तो ये लिखना पड़ेगा आपको। वैसे रियल एस्टेट नहीं कर सकते, बट डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप शेल नॉट बी इंक्लूडेड इन रियल एस्टेट, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा इंस्टीट्यूट का आंसर पुराने हिसाब से दिया है, ये इंस्टीट्यूट से ही उठाया हूँ मैंने। इसमें सेक्शन 6.3 लिखा है, तो आप इसको, ये आंसर को इग्नोर करो, सिंपल आंसर अपने हिसाब से लिखो। ये पुराना आंसर है और इसमें थोड़ा गड़बड़ भी दी हुई है, तो इसको इग्नोर करो। इसमें आप सिंपली अपने हिसाब से आंसर लिख लेना, एक बार ये लगे तो घर पे एक बार लिख के देख लो। सो मिस्टर हिलेरी बेंजामिन है, सिटीजन ऑफ इंडिया, लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट इन यूएसए ऑन 1 जून 23। फिर हिलेरी बेंजामिन परचेज्ड अ फ्लैट एट न्यू दिल्ली फॉर 60 lakhs इन सितंबर 24। उसका भाई है, वो भी परचेस करता है। ये कौन है, तो एम्प्लॉयड इन न्यू दिल्ली है, तो ये रेसिडेंट है, तो ये पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हो गया जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए गया है। और हेनरी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हो गया, उसने भी सेम जगह पे फ्लैट खरीदा 65 लाख का। फिर हेनरी का जो फ्लैट है ये फाइनेंस किया गया है लोन के द्वारा, एंड द लोन वाज गारंटीड बाय हिलेरी बेंजामिन। एग्जामिन विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ FEMA whether purchase of flat and guarantee by Hilary Benjamin are capital account transactions and whether these are permissible। so आंसर है yes, ने परमिसिबल है। अब इन्होंने आंसर में थोड़ा सा एक अलग पॉइंट दिया है, इस पे अगर कुछ और क्लैरिफिकेशन आएगा इंस्टीट्यूट का तो ठीक है। इन्होंने आंसर में एक पॉइंट कवर किया है जो मेरे हिसाब से गलत है।
इन्होंने जब आंसर दिया, इन्होंने बोला कि ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। कौन सा वाला? ये वाला, गारंटी वाला। क्योंकि इन्होंने करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की जो डेफिनेशन है उसको पहले एनालाइज किया। उसमें कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है, तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन अगर पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया की बात हो रही है तो उसकी भारत में अगर एसेट क्रिएट हो रही है या लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है तो वो कहलाता है फिर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। इन्होंने आंसर लिखते वक्त बोला कि ये जो गारंटी दी गई है, ये गारंटी लायबिलिटी नहीं है, गारंटी कंटिजेंट लायबिलिटी है, और कंटिजेंट लायबिलिटी ये कवर नहीं होती रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के लिए, ऐसा इन्होंने दिया। मेरे हिसाब से आंसर गलत है, क्योंकि गारंटी को कंटिजेंट लायबिलिटी नहीं माना जाता, वो कंडीशनल लायबिलिटी होती है बट कंटिजेंट नहीं होती। कंटिजेंट क्या होती है? जैसे डिस्प्यूटेड है, जिस पे झगड़े चल रहे हैं, ये देना पड़ सकता है नहीं पड़ सकता है, कोर्ट डिसाइड करेगा, तो ऐसी चीज़ों को कंटिजेंट मानते हैं हम। ये कंडीशनल लायबिलिटी है बट इसको एब्सोल्यूट माना जाता है, इसको कंटिजेंट नहीं माना जाता। सेकेंडरी लायबिलिटी होती है बट ये एब्सोल्यूट मानी जाती है। सो मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट का यहाँ पे आंसर गलत है। तो इंस्टीट्यूट ने पहले बोल दिया है कि ये करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन आएगा, ये कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा। ये 6(3) भी उन्होंने रेफरेंस डाला और उसके बाद बोला कि इसको हम कैपिटल अकाउंट नहीं बोलेंगे क्योंकि कंटिजेंट लायबिलिटी की बात हो रही है। बट मेरे हिसाब से आंसर गलत है। तो ये आंसर पे अपन ने क्या लिखना, तो अपन ने फिर अभी जब तक ये कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आएगा अगर, तो फिर अपन ने लिखना चाहिए पहले डेफिनेशन के हिसाब से लिख दो जो इंस्टीट्यूट का आंसर है, और फिर ऑल्टरनेट लिख दो ऑल्टरनेटिवली कि इसको कंटिजेंट लायबिलिटी अगर नहीं माने और एब्सोल्यूट लायबिलिटी माने तो फिर ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में आएगा, नहीं तो करेंट अकाउंट आएगा। ठीक है, तो ऐसे कई बार क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको एक अजम्पशन लेके फिर लिखना पड़ेगा। तो आप अगर उसको अज्यूम कर रहे हो एज कंटिजेंट लायबिलिटी तो फिर ये कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा। फिर अगर करेंट अकाउंट में आता तो फिर ये परमिशन वाली रिक्वायरमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ती फिर। लेकिन ये कैपिटल अकाउंट में आता है। क्यों आता है? क्योंकि शेड्यूल में भी दिया है। अगर नहीं चाहता तो शेड्यूल में क्यों लिखते वो लोग? तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में आता है वैसे। फिर अगला है भोलू, हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है अब्रॉड की कोई कंपनी से, भारत के बाहर की कंपनी से, तो ये भी अलाउड है। फिर कमीशन पे करना चाहता है भोलू, रुपी स्टेट क्रेडिट रूट से एक्सपोर्ट किया है, तो उसके लिए फिर वो उसको फॉरेन करेंसी चाहिए। तो क्या मिलेगी उसको? तो नहीं, पहले लिखेंगे नहीं, फिर लिखेंगे हाँ कब, अगर वो चाय या फिर तंबाकू, तो बाकू, तो बाकू ये एक्सपोर्ट कर रहा है और पेमेंट ऑफ कमीशन कितना है? 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू। इसके लिए फिर अलाउड है, ये किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले जनरल आंसर है नहीं, फिर ये एक्सेप्शन है, ये जनरल और ये एक्सेप्शन। ये रट के जाओगे तो तकलीफ होगी, तो इसलिए मैं बोला था रटना नहीं, समझ लो ट्रांजेक्शन्स को, तो आपको भूलोगे नहीं, याद रहेंगे अब। बट अगर रटोगे तो तकलीफ देंगे। फिर अगला भी हलवा है। आप लोग बताओ इसका आंसर, मैं कब तक बताऊंगा? 2022, 2023, 182 दिन। फिर भारत आया, अच्छा ये भारत, अच्छा लेस देन है, तो ये अगले साल 2023, 2024, 24-25 भी पूछने वाले हैं ये आगे, तो अपन जगह छोटी कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वो भारत आ गया 1 तारीख को आ गया यहाँ पे और बिजनेस के लिए आ गया, तो भले ही वो पिछले साल नहीं था, 182 डेज से कम था, लेकिन ये हो जाएगा पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। अब वो बिजनेस छोड़ना चाहता है 30 अप्रैल को, भारत के बाहर जाएगा 30 जून को।
फिर उसका रेसिडेंशियल स्टेटस आगे क्या होगा, यहाँ तक तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया रहेगा। फिर इसके बाद हाँ डिपेंड करेगा कि वो किस पर्पस के लिए जा रहा है। अगर वो बस घूमने फिरने जा रहा है वापस आ जाएगा, अनसर्टन पीरियड नहीं है, तो ऐसे केस में अभी भी वो रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। अगर वो जा रहा है फॉर बिजनेस, प्रोफेशन, वोकेशन या एम्प्लॉयमेंट या फिर अनसर्टन पीरियड, तो नॉन रेसिडेंट। ठीक है, तो ये पढ़ा हुआ है अपना। मैं बताया था कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको बुक में अपन ने देख चुके हैं। ये भी वैसे ही है। टॉय लिमिटेड जापानीज कंपनी है जिसकी बिजनेस यूनिट है हर जगह पे। मुंबई में इसका एक हेडक्वार्टर है और एक ब्रांच है सिंगापुर में। हेडक्वार्टर एट मुंबई, ये कंट्रोल करता है रोबोटिक यूनिट। रोबोटिक यूनिट कहाँ है? हाँ, ये रोबोटिक यूनिट है। रोबोटिक यूनिट है मुंबई में और उसकी ब्रांच है सिंगापुर। दोनों मुंबई ये करता है, कंट्रोल करता है। तो इसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? जो मुंबई की यूनिट है और सिंगापुर की ब्रांच है, तो दोनों ही पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है। फिर ये आलिया वाला है, आलिया के लिए तालिया, तो ये आलिया वही है, पढ़ लोगे आप। फिर अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ द, ये थोड़ा इंग्लिश है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, the act examine given following situations whether these are current account transactions or not as defined in the act. फिर एस resides in India और मशीनरी इंपोर्ट कर लिया उसने भारत में, तो ये हो जाएगा करंट अकाउंट, क्योंकि मशीनरी तो भारत में है ना। तो भारत के बाहर के वेंडर की कोई यहाँ पे एसेट लायबिलिटी नहीं क्रिएट हो रही, ना ही अपनी कोई एसेट लायबिलिटी बाहर क्रिएट हो रही। वही है, अपने बुक में दिया है वही क्वेश्चन है। इंडियन रेसिडेंट है, इंपोर्ट करता है मशीनरी, बट उसको मिल गया क्रेडिट पीरियड, लोन है, लोन 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 है, करेंट अकाउंट। हाँ, शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटीज, तो करेंट अकाउंट में आता है। फिर इंडियन रेसिडेंट $1000 भेज रहा है एनआरआई ब्रदर को इन न्यूयॉर्क एज अ गिफ्ट। फंड्स आर सेंट फ्रॉम रेसिडेंट्स इंडियन बैंक अकाउंट तो नॉन रेसिडेंट इंडियन ब्रदर्स बैंक अकाउंट। एक सेकेंड, हाँ, इंडियन बैंक से वहाँ उसके उसके बैंक में, न्यूयॉर्क के बैंक में, तो उसका बैंक जो है, तो यहाँ पे वो नॉर्मल करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन रहेगा। ठीक है, क्योंकि अपने गिफ्ट देने के बाद ना कोई अपनी लाइबिलिटी बची, ना कोई एसेट बचा, ना उसके कोई एसेट लाइबिलिटी यहाँ क्रिएट हुई। तो वहाँ उसको एसेट मिल गया, लेकिन उसको क्या मिला? तो उसके करेंसी में मिल गया, अपन ने यहाँ दिया, अपने करेंसी से भेज दिए थे। ठीक है, तो ये करेंट अकाउंट है। ऐसा है, कितना आसान। फिर मिलाप लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, कंसल्टेंसी सर्विस ले रहे हैं फ्रांस की कंपनी से फॉर सेटिंग अप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इन देयर कंपनी। कंसिडरेशन फॉर सच सर्विस, कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ मिलाप लिमिटेड रिक्वायर्स योर एडवाइस रिगार्डिंग थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रेमिटेंस विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। तो कितने की लिमिट है? 10 लाख की। ऐसा बनाए थे अपन ने कंसल्टेंसी, इसमें फिर इंफ्रा प्रोजेक्ट, अदर्स, तो ये कौन सी है? अदर्स। इंफ्रा है तो 1 करोड़, 1 करोड़ की लिमिट है ना? करोड़ नहीं, करोड़। ठीक है, यू आर अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाँ, एज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस। ये फाइनल का क्वेश्चन है ना, फाइनल में ऐसे आता है कि तुम सीए बन गए और तुमसे पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा लगता है, अरे एकदम। ठीक है, बस आधा हो गया। ये शेड्यूल वेड्यूल याद रखना है आपको, मैं बताया था, वैसे याद हो जाएंगे आपको। मैं आपको शेड्यूल यहाँ पे एकदम फोर्स नहीं कर रहा, शेड्यूल में है ही क्या। एक तो करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के रूल्स रहेंगे, नहीं तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के रेगुलेशन, परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो फेम तो लिखना ही चाहिए आपको, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, ये रहेंगे ही। अगर करेंट अकाउंट है तो करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, इसके रूल्स हैं 2000 के। ठीक है, और फेम परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, इसके रूल्स हैं। ऐसा इतना सा लिखना है, और उसमें फिर कौन सा शेड्यूल है वो याद रहेगा आपको। जैसे शेड्यूल 1 आपको अगर और अच्छा इजी करना है तो घर जाके डायग्राम बनाओ, होमवर्क ले लो, ये घर जाके ऐसा डायग्राम बनाओ। एक कहीं जगह है क्या कहीं?
आखिर में होगी। तो ऐसा डायग्राम बनाओ, पहले बनाओ कि ट्रांजैक्शंस अंडर फेमा, फिर इसको दो हिस्से में विभाजित कर दो, करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। लगे तो डेफिनेशन लिखना है तो डेफिनेशन भी साथ में लिख दो। कैपिटल अकाउंट क्या है? विच ऑल्टर्स द एसेट और लायबिलिटीज ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, या फिर विच ऑल्टर्स इंक्लूडिंग कंटिजेंट लायबिलिटीज, या फिर विच ऑल्टर्स द एसेट और लायबिलिटीज ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इन इंडिया। याद है कि नहीं? तो ये, और करेंट अकाउंट विच इज़ नॉट अ कैपिटल अकाउंट, और वो एक शॉर्ट टर्म बैंकिंग फैसिलिटी का याद रखना, बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी। ठीक है, फिर इसमें करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, इसमें फिर प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड वाले लिख लेना, शेड्यूल 1 में दिए हुए हैं, शेड्यूल 1 प्रोहिबिटेड। फिर शेड्यूल 2 क्या दिया है इसमें? परमिटेड बट सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेना है आपको। ठीक है, इसमें फिर पॉइंट्स लिखना है, ऐसा नहीं कि इतना लिख दिया, सिर्फ आगे लिखना है एक एक, 1 2 लॉटरी, फिर गेम्स वो जो रेस वगैरह है वो, ऐसा तीसरा, फिर लॉटरी की टिकट वो सब हो गया, स्वीप स्टेक्स, फिर चौथा, ऐसा लिखते जाओ, 4-5 लिस्ट हो जाती है एक, ये शॉर्ट नोट बन जाएंगे आपके। फिर परमिसिबल अकाउंट जिसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, लगे तो आप यहाँ पे लिख लो ये कौन से रूल्स है, करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन रूल्स, सो 2000 के। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड आरबीआई वाले, आरबीआई में दो हिस्से, इंडिविजुअल्स के लिए अलग और अदर्स के लिए अलग। इसमें भी फिर लिमिट है 2.5 लाख यूएसडी तक के, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये साथ में लिख दिए। ऐसा घर जाके अच्छे से बनाना, ये मैं रूपरेखा बता रहा हूँ आपको। ठीक है, घर जाके अच्छे से बना लेना, आज बना लेना, कल टेंशन रहेगा, कल कुछ नहीं होने वाला, तो आज बना लेना। फिर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट पहले डिफाइन कर दिए, फिर कैपिटल अकाउंट में कौन से परमिटेड है शेड्यूल 1 में, और फिर शेड्यूल 2 में, इसमें दो आ जाएंगे, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया के लिए क्या क्या परमिटेड है, रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के लिए क्या क्या परमिटेड है। फिर ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता, विदाउट रिस्ट्रिक्शन, जिसमें अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन है और डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये दो चीज़ लिखी हुई है। और तीसरा प्रोहिबिटेड फॉर पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, जिसमें ये चिट फंड वगैरह आ गया। ठीक है, तो चिट फंड आ जाएगा, निधि कंपनी आ जाएगा, एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन एक्टिविटीज़ आ जाएगी, रियल इस्टेट बिजनेस आ जाएगा, फिर रियल इस्टेट में क्या नहीं आता वो भी आएगा, वो भी लिखना। ठीक है, तो ऐसा एक एक करके लिखो, इजी है, ये बना लो तो ख़त्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं, फिर उतना देखे फेमा ख़त्म। ठीक है, अगर आपको और लगता है इसमें और डीप में जाना है तो यहाँ लिख दो, आरएफसी से अगर करते हैं या ईईएफसी से अगर करते हैं, या फिर इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से इंटरनेशनल टूर पे खर्चा कर रहे हैं तो अगेन वहाँ पे भी चलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बना लो, बना लेना, इजी है। तो एक चार्ट हो जाएगा पूरा, कितना इजी है ना? अच्छा, पता लगेगा अभी, है इजी है, ऐसा नहीं है। चलो, कहाँ थे हम? हाँ, एक फिरंगी आता है भारत में और एक एंटिक खरीद लेता है शॉप से, और 30 यूएसडी वो कैश में देना चाहता है शॉपकीपर को, तो क्या ये कर सकता है? नहीं, सेक्शन 3(1) मना करता है। सेक्शन 3(1) बोलता है कि कोई भी व्यक्ति ऑथराइज पर्सन के थ्रू डील करेगा, उसके अलावा डील नहीं कर सकता। ये अलाउड रहेगा अगर शॉपकीपर खुद भी एक ऑथराइज डीलर है, ऑथराइज पर्सन है, मनी चेंजर वगैरह कुछ है तो। ठीक है, तो ऑथराइज डीलर तो नहीं रहेगा, वो मनी चेंजर हो सकता है, ऑथराइज पर्सन हो सकता है वो। ठीक है, एक्सेप्ट वेयर शॉपकीपर हैव टेकन द मनी चेंजर्स लाइसेंस, तो वहां कर सकता है, नहीं तो जनरल रूल है ही कैन नॉट एक्सेप्ट इन कैश, क्योंकि डॉलर्स में आप पेमेंट नहीं ले सकते। फिर अशोक है, अशोक यानी जिसको कोई गम नहीं होता,
अशोक, जिसको कोई शोक नहीं है वो अशोक है। हाँ, तो इसको दूसरे शब्दों में बोले तो बेगम भी बोल सकते हैं इसको। बेगम, जिसको गम नहीं है। बेगम और अशोक एक ही है। नहीं, अलग है। वैसे मुकेश वो है जिसके मुंह पे बाल होते हैं, मुकेश। ठीक है। हाँ, अशोक, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, हैज बीन वर्किंग इन अ कंपनी इन शिकागो, यूएसए। कैसा नाम है? चिकागो, बोलते शिकागो, चिकागो। सो चिकागो में रहता है वो, वहाँ पे काम कर रहा है लास्ट 8 साल से, और वहीं सेटल हो गया है। उसकी परिवार भी है, फैमिली भी है। तो ये किसके ऊपर क्वेश्चन है समझ गया आपको? वो भारत आएंगा और भारत से फिर वहाँ पे पैसा भेजेगा। तो फैमिली के बारे में बताया ना, नहीं तो अपने को क्या करना फैमिली से। अवर द सेट कंपनी ओपन इट्स ब्रांच इन इंडिया लास्ट ईयर, और अशोक को यहाँ पे डेप्यूट कर दिया गया, भेज दिया गया। डेप्यूटेशन मीन्स वो यहाँ पे भेजा गया फॉर अ टेम्पररी पीरियड, उसको डेप्यूटेशन बोलते हैं। फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 26 मंथ, तो ये 36 से कम होना चाहिए, 3 साल से कम। फिर ही रेमिटेड $2,80,000 ऑन 20 दिसंबर टू हिज फैमिली इन यूएसए। फिर डिटेल्स ऑफ सैलरी अर्न बाय हिम फ्रॉम 25 अप्रैल टू 30 नवंबर आर। तो अभी तक कितना कमाया वो बताया है इसमें, 3.5 लाख। ये डॉलर्स में है सब, और तारा बना है, तारे का नीचे मतलब दिया है। सो अमाउंट कन्वर्टेड फ्रॉम टू यूएसडी फ्रॉम आईएनआर। सो 3.5, उसमें से कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम पीएफ रहेगा और इनकम टैक्स रहेगा, टीडीएस। तो ये ग्रॉस सैलरी है। ग्रॉस यानी पूरा मिला के, उसमें ये मिला हुआ है, ये जुड़ा हुआ है। ग्रॉस वर्ड यूज करते हैं तो जुड़ा हुआ होता है, नेट वर्ड यूज करते हैं तो वो नहीं लिखा होता है, जुड़ा नहीं होता। ठीक है, आप पढ़ोगे इनकम टैक्स में, बहुत डीप में आएगा ये सब चीज़ें। तो दैट मीन्स उसके पास पैसा कितना आ रहा होगा, तो 350 -40 तो 270 आता है। ठीक है, उसने 270 भेजना चाहिए, उसने 280 भेज दिया। यू बीइंग एन एक्सपर्ट इन फॉरेन एक्सचेंज मैटर्स, आहा, काइंडली एडवाइस हाउ मच एक्सेस अमाउंट, कितना एक्सेस अमाउंट उसने भेज चुका है ये पूछा है। तो 10,000 का यूएसडी। ठीक है, तो पहले आपको ये समझाना है कि वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है। फिर ये समझाना है ये नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, यानी वो रेगुलर रेसिडेंट नहीं है, नॉट परमानेंटली रेसिडेंट है, यानी रेसिडेंट तो है बट ही इज नॉट परमानेंटली रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, सो नॉट परमानेंटली रेसिडेंट लिखा हुआ है, ये याद है कि नहीं? यानी जो 3 साल से कम के लिए आया है, तो परमानेंटली रेसिडेंट नहीं है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति को अलाउड है अपनी नेट सैलरी देना, सैलरी भेज सकता है वो। नेट सैलरी का मतलब है आफ्टर डिडक्शन ऑफ प्रोविडेंट फंड, टीडीएस और बाकी के कोई खर्चे होंगे तो वो डिडक्ट करके। सो ये डिडक्ट करने के बाद 270 वो भेज सकता है। उसने भेज दिया 280, तो उसने 10,000 एक्स्ट्रा भेजा। अब कॉन्ट्रावेंशन हो गया, क्या करना क्या नहीं करना वो सब आपके कोर्स में नहीं है, और आपको यहाँ पे पूछा भी नहीं है, आपको सिर्फ बोला है कितना एक्सेस उसने भेज दिया। ठीक है, फिर एक और एग्जाम्पल है, 182 दिन एक भारत में रही है मिस मिलाप। मिलाप तो अभी आया था ऊपर, वो मिस्टर था ना, ये मिलाप लिमिटेड था। क्या इंस्टीट्यूट सेम ही नाम यूज करते, बदलो तो शशांक लिखो कहीं, मिस शशांक मत लिखना। सो मिलाप है, रेसाइडेड इन इंडिया फॉर 182 डेज इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23। फिर वो चली गई यूके ऑन 1 अप्रैल एंड रिटर्न इंडिया ऑन 1 जुलाई 24। सो देखो, अगर हम 22-23 की बात करें तो 182 दिन हुए। फिर 23-24 में यहीं चली गई वो, और आई नहीं, फिर आई वो जुलाई 24 को। दैट मीन्स वो यहाँ पूरा भारत के बाहर ही थी, तो इसको हम बोलेंगे रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। यहाँ भी 182 दिन रही है वो एग्जैक्ट। एक सेकेंड, ईयर चेंज हो रहा है, ये 22-23 है। हाँ, 22-23। अच्छा, वो गई काय को है, ये नहीं लिखा है इसमें। देखो उसमें लिखा है शी वेंट टू यूके एंड रिटर्न टू इंडिया ऑन एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो यानी जॉब पे गई होगी और यहाँ पे वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वापस आई। तो ये क्वेश्चन रेसिडेंशियल स्टेटस पे है क्या? हाँ, दिया तो वही है। ठीक है, नॉन रेसिडेंट ही है वो दोनों जगह, यहाँ भी नॉन रेसिडेंट है, उसके बाद भी। फिर वो वापस आई है भारत में,
अब यहाँ वो नहीं रही लेकिन वो भारत में आई हैं, पर वो जॉब के लिए नहीं आ रही, नॉन रेसिडेंट ही रहेगी। ठीक है, वो जॉब तो वही है ना उसका, जैसे वो आलिया वाला केस था वैसे ही है, जॉब तो वहीं है उसका, जैसे ब्रिटिश एयरवेज था तो वही जॉब है उसका। ठीक है, वो जॉब के लिए नहीं आई, वो डेप्यूटेशन टाइप है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आई है वो, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसको भारत में आना पड़ा, उसके बाद तुरंत चली गई। तो ये कोई अनसर्टन पीरियड भी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी नहीं है, तो ऐसे केसेस में दोनों केस में नॉन रेसिडेंट रहेगी। यहाँ भी रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, यहाँ भी रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। फिर रुचिका गॉट एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन यूके बेस्ड आईटी कंपनी, शी मूव टू यूके एंड रिमेन देयर फॉर 10 years। फिर उसके बाद उसने एक स्मॉल फ्लैट खरीद ली वहाँ पे रेसिडेंशियल पर्पस के लिए। आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया शी जॉइन अनदर आईटी कंपनी एंड लेट आउट हर फ्लैट सिचुएटेड इन यूके। तो ऐसा कर सकती है वो, इससे रेंट आता था वो उसके यूके के बैंक अकाउंट में जमा होता है, ये भी कर सकती है। A good amount was accumulated in her UK bank account, so she planned to purchase a second flat in UK. Based on the above facts, answer the following questions. अब वो दूसरा फ्लैट वो पैसे से नहीं खरीद सकती, ये अगर दूसरा फ्लैट खरीदेगी, अगर ऐसा लिखा होता कि वो पहला फ्लैट बेच के दूसरा खरीद रही है तो वो अलाउड होता, ये अलाउड नहीं रहेगा। ठीक है, विदाउट परमिशन अलाउड नहीं रहेगा। ठीक है, बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट्स, रुचिका परचेस कर सकती है क्या फर्स्ट फ्लैट इन यूके? तो आंसर इज यस। क्या वो इसको कंटिन्यू कर सकती है? आंसर इज यस। ये वही सनी वाला केस हो गया, ये सनी है तो वो भारत के बाहर के फ्लैट बेच बाच नहीं बेच बाच के थोड़ी आएगी, जो है वहाँ वो है। ठीक है, फिर रुचिका क्या सेकेंड फ्लैट खरीद सकती है? तो ये पैसे से नहीं खरीद सकती, जो उसके बैंक का ये वाला पैसा है उससे नहीं खरीद सकती। हाँ, अगर वो फर्स्ट फ्लैट बेचती तो खरीद सकती थी। सो यानी फ्रीली परमिटेड वाले ट्रांजेक्शन्स में नहीं है वो, परमिटेड है बट आफ्टर परमिशन वो खरीद सकती है। कैन नॉट बाय, सेम लिखा है कैन नॉट बाय, तो 6(4) के हिसाब से वो नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन वो बाद में परमिट किया गया है अलग से, तो आपको वो लिखना है तो वो भी एक पॉइंट जोड़ सकते कि ये किया जा सकता है बट आफ्टर दी प्रॉपर जो प्रोसीजर बताएगी आपको, प्रोसेस है नहीं बट ये अलाउड रहता है, वैसे खरीद सकते हैं। अब जैसे मैं भी भारत के बाहर जाके एक मकान खरीदना चाहूँ तो कर सकता हूँ, बट एकदम फ्रीली जो परमिटेड है उसमें ये नहीं आएगा। फ्रीली परमिटेड में ये है कि फर्स्ट फ्लैट बेचो उससे दूसरा फ्लैट खरीदो, ये चलेगा, सो वो अलाउड है, उसके लिए कोई परमिशन नहीं, कुछ नहीं लगती। ठीक है, फिर विवेक है इंडियन सिटीजन, वही है, सिंगापुर में गया वैसे ही है। सिमिलर है, सेक्शन 6 के ऊपर क्वेश्चन है, तो ये आप एक बार देख लोगे। फिर एक और है, MGJ, a person resident outside India is contemplating to invest in foreign currency funds to equity contribution in an Indian company engaged in huge township development। तो ये कर सकता है, वो टाउनशिप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है तो कर सकता है, कमर्शियल रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स इन बेंगलोर। तो ये परमिटेड वाला ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो बाकी रियल एस्टेट में नहीं कर सकता बट इसमें कर सकता है। ऐसा है। तो ये एक बना लेना घर पे, ये बहुत काम आएगा आखिरी वक्त पे। ठीक है, तो ऐसा बना लोगे तो बहुत काम आएगा, आखिरी वक्त मीन्स एग्ज़ाम का वक्त। फिर अब यहाँ पे हम अपने कोर्स को कंक्लूड करते हैं और घर जाके अच्छे से पढ़ो और कल आराम करो, चिल मारो, जो होना था वो कर दिया अपन ने, अपना कर्म कर दिए, फल की चिंता मत करो, कर्म अच्छे किए हो तो फल अच्छा मिलेगा ही, क्योंकि ये ऐसा बोला है किसी ने कि तुम्हारे कर्म और कर्म फल के बीच में मैं स्वयं भी नहीं आ सकता, ऐसा खुद साक्षात कृष्ण भगवान ने बोले गीता में। अगर आप पढ़ोगे वो तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप कर्म करोगे तो उस कर्म के फल को मैं खुद भी नहीं बदल सकता, तो इतनी ताकत भगवान में भी नहीं है कि वो अपने खुद के कर्म को इनफैक्ट कर्म से वो भी बंध जाते हैं, जो कर्म भगवान करते हैं वो कर्म उनको भी भुगतना पड़ता है। जैसे राम भगवान ने एक बार छुपके से बाली को मारा था, सुग्रीव और बाली का जब युद्ध हो रहा था तो बाली को छुप के मारा था, जो कि एक गलत कर्म था, उस टाइम के जो विद्या होती थी उसके हिसाब से उसको गलत माना जाता था। किसी को भी एक तो निहत्थे को प्रहार नहीं करते थे और किसी को भी आमने सामने आपने चेतावनी देना चाहिए। तो इसीलिए अगले जन्म में जब वो कृष्ण बन के आए तो कृष्ण भगवान को किसी ने छुपके से मारा है, तो ये फैक्ट है एक्चुअल में। अभी भी उनका कुछ नाभि का हिस्सा रखा हुआ है बोलते पुरी में, जगन्नाथपुरी में, तो कुछ हिस्सा ऐसा बोलते हैं, अब पता नहीं, बोलते हैं कुछ, बोलते हार्ट है, कुछ बोलते कुछ तो भी रखा हुआ है बोलते हैं, इतने टाइम थोड़ी रहता, कुछ भी बातें हैं। सो लेकिन
कर्म है, कर्मों के बंधन से आप मुक्त नहीं हो सकते। आपने कर्म जो किया है उसका फल मिलेगा ही, तो टेंशन नहीं लेना। तो कर दिया, अभी मिल जाएगा फल। ठीक है, और अच्छा ही मिलेगा। अगर आपको अपने कर्मों पे भरोसा है तो अच्छा ही फल मिलेगा। कर्म अच्छे रखो, नियत अच्छी रखो, सब सही होता है। कर्म बिगड़े तो भी सब बिगड़ेगा, नियत बिगड़ी तो भी सब बिगड़ेगा। सिर्फ कर्म अच्छे होने से सब अच्छा नहीं होता, साथ में नियत भी इम्पॉर्टेंट होती है। मेरा कर्म बहुत अच्छा है लेकिन नियत खराब थी तो वो गड़बड़ हो जाती है। या मेरा नियत अच्छी है बट कर्म खराब थे। मेरी नियत बहुत अच्छी थी, मैं ऐसे धनुर्विद्या खेल रहा था, मैं धनुष बाण छोड़ता हूँ और मैं सोचता हूँ मैं हिरण को मारूंगा, लेकिन वो आगे मर जाता है श्रवण कुमार। सो मेरा कर्म बेकार हो गया, लेकिन मेरी नियत खराब नहीं थी, पर फिर भी उसका इम्पैक्ट मुझे भुगतना पड़ेगा। तो कर्म भी अच्छे होना चाहिए, नियत भी अच्छी होना चाहिए। जैसे मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मेरी बहुत अच्छी नियत है, मेरे को पढ़ाना ही नहीं आता, गोबर आता है एकदम, कुछ भी पढ़ा दे रहा हूँ, तो कर्म मेरे खराब हो गए। नियत अच्छी है, कर्म खराब है, मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ आपके साथ। वैसे ही मेरी नियत खराब है, मैं पैसे कमाने को पढ़ा रहा हूँ, बट मेरे कर्म अच्छे हैं, पढ़ाता अच्छा हूँ, तो अगेन ये गलत है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। सो आपने पैसे कमाने के लिए नहीं पढ़ाना चाहिए, पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को सब समझ में आए, उनके अच्छा हो, इसके लिए करना चाहिए। सो उसके लिए फिर पैसे नहीं मिले तो भी चलना चाहिए। नहीं, एक्चुअली मैंने किया हूँ। एक टाइम पे मैं खुद की क्लासेस चलाता था, उस टाइम मैं सिर्फ 3 बच्चों को भी पढ़ाया हूँ। सो मेरे को रेंट ही ज़्यादा पड़ता था, फिर भी मैंने पढ़ाया, कभी छोड़ा नहीं वो चीज़। तो लॉस में गई एक बैच फिर भी। तो जब मैं नया नया टैक्स चालू किया था उस टाइम की बात हो रही है। तो उस टाइम मैं टैक्स पढ़ाता था पहले। उस टाइम पहले 3 बच्चे थे, फिर वो ऐसी तबाही फैली वो बैच 3 बच्चों से, अगली बैच में सीधा 36 बच्चे हो गए। सो ऐसा भी हुआ है। तो कर्म अच्छे होना, नियत अच्छी होना, तो सब अच्छा होता है। तो कर्म अगर बेकार हो गए, नियत बेकार हो गई, दोनों में से एक भी खराब हो गया तो बेकार हो गया। ऐसा बोलते हैं, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, यानी किस्मत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती कर्म अच्छे है तो। और नियत तेरी अच्छी है तो घर ही मथुरा काशी है। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, घर ही सब कुछ है फिर। तो ऐसा बोला जाता है। तो टेंशन मत लो, एंड ऑल द बेस्ट। आप सब अच्छा करोगे, इसकी मुझे पूरी पूरी उम्मीद है, आशा है। और हम फिर मिलेंगे बस 10 दिन बाद, 10-12 दिन बाद। चलो, सो ऑल द बेस्ट, और रिज़ल्ट ज़रूर मुझे बता देना। चलो।